जी बेटा, तो लास्ट क्लास में हमारी बात हो रही थी ओरिएंटेशन इन बेंजीन, हमारा टॉपिक चल रहा था और उससे रिगार्डिंग हमने थोड़ी बहुत बातचीत की थी। मैं क्विक सा रिकॉल दे दूं इस ओरिएंटेशन इन बेंजीन के टॉपिक का, क्योंकि हमने इसी को अभी मजीद आगे कैरी करना है। तो ओरिएंटेशन इन बेंजीन दरअसल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बात ये हुई थी कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर, चूंकि बेंजीन रिंग में 6 कार्बन होते हैं और उस बेंजीन रिंग में किसी एक कार्बन पे, यानी कि 6 कार्बन में से किसी एक कार्बन पर कोई और फंक्शनल ग्रुप या कोई भी XYZ ग्रुप पहले से लगा हुआ है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ 4 बेंजीन रिंग हैं और चारों में एग्जाम्पल के तौर पर अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं। जैसे यहाँ OH, यहाँ Cl, यहाँ HSO3, यहाँ CH3। तो इन केस अगर ऐसा कुछ केस है हमारे पास कि जिसमें बेंजीन के ऊपर पहले से कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो अब अगर मैं चाहूं कि उस कार्बन के अलावा जो बाकी 5 कार्बन है उन पे भी कोई और ग्रुप आकर लग जाए, उन कार्बन से हाइड्रोजन हट जाए और उन पर भी कोई और ग्रुप आकर लग जाए, तो मुझे दोबारा से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करानी पड़ेगी। लेकिन अब जो आने वाला ग्रुप होगा, वो आने वाला ग्रुप किस कार्बन पर लगेगा, इसका फैसला इन ग्रुप्स ने करना होगा। जिसके लिए मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में एक एग्जांपल भी दी थी और मैं रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं कर पाया, मैं भूल गया था रिकॉर्डिंग अपलोड करना। आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं इंशाल्लाह इस क्लास के आखिर में लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा। तो खैर, बात हमारी ये हो रही थी कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर पहले से कोई ग्रुप लगा हो, तो अगला कोई भी ग्रुप बेंजीन रिंग में कहाँ लगेगा उसका फैसला करना है इस पहले से लगे हुए ग्रुप ने। इस अमल को, या ये जो टॉपिक है हमारे पास, इसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन इन बेंजीन। तो रिकॉल हो गया? किसी को कोई सवाल अभी तक, कोई बात, कुछ भी, या आगे चल सकता हूं? बेटा रिप्लाई दे। जी सर, चलिए। ओके, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे बेंजीन के रिंग पर पहले से लगे हुए ग्रुप की मौजूदगी की वजह से किस तरह के इफेक्ट्स क्रिएट होते हैं। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्टिव इफेक्ट। ठीक है, हम सबसे पहले देखने वाले हैं डायरेक्टिव इफेक्ट, यानी कि ये जो ग्रुप लगा होता है ये किस तरह के इफेक्ट्स क्रिएट करता है। कल हमने बात लास्ट क्लास में भी की थी, अब इसको थोड़ा सा हम और चैनलाइज वे में बात कर रहे हैं। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ पोजीशंस इन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में 2 तरह की पोजीशंस होती हैं। नंबर 1 इज ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस मैं याद दिला दूं कहां पर है। देखो, ये रही ऑर्थो और ये रही पैरा पोजीशन बेंजीन रिंग में। जो पहले से लगा हुआ ग्रुप है उसके पड़ोस वाले जो दोनों पोजीशंस है वो ऑर्थो है, और जहां पे ग्रुप लगा हुआ है उसके ऑपोजिट जो पोजीशन है वो पैरा है। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, हम पोजीशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम चूंकि कह रहे हैं डायरेक्टिव इफेक्ट्स, तो इसका मतलब है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स। यानी कि बेंजीन रिंग पर पहले से लगे हुए ग्रुप, जो ग्रुप पहले से लगा हुआ हो, वो आने वाले ग्रुप को कहां भेजेगा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर पर, यानी ऑर्थो पैरा पोजीशन पर भेजेगा। अब मैं यहां पर इसकी थोड़ी सी वजाहत लिख दूं। certain substituents direct the सेकेंड इलेक्ट्रोफाइल, यानी आने वाला जो भी इलेक्ट्रोफाइल है। सेकेंड इलेक्ट्रोफाइल से मुराद ये है एक तो पहले से लगा हुआ है और अब कोई नया इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है। ठीक है ना, टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। उसने क्या किया भाई, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर जो आने वाले ग्रुप है उसको डायरेक्ट कर दिया साइमल्टेनियसली। अच्छा, ये बात याद रहे, यानी कि वो एक ही वक्त में ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन की तरफ ग्रुप को भेजेगा। ठीक है, साइमल्टेनियसली का मतलब यह है कि एक ही वक्त में दोनों तरफ भेजेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, अटैच किसी एक ही जगह होना होगा, या तो ऑर्थो पर या फिर पैरा पर। दे आर रेफर्ड एज
ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। अच्छा, अब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते कौन है, कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं ताकि क्लियर हो जाए आपको। कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें उन ग्रुप्स की जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो एग्जांपल्स अगर हम देखें तो NH2 ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, यानी कि अगर NH2 रिंग के ऊपर पहले से लगा हुआ है तो आने वाला जो भी ग्रुप होगा उसको ये ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर भेजेगा। क्लोरीन ऑर्थो पैरा होता है, मतलब जितने भी हैलोजेंस हैं वो सारे ऑर्थो पैरा हैं। ब्रोमीन है, हाइड्रोक्साइल जो होता है ये ऑर्थो पैरा है। उसके अलावा अल्काइल ग्रुप्स जितने भी होते हैं ये ऑर्थो पैरा होते हैं। उसके अलावा NR2 ये ऑर्थो पैरा होता है, और एल्कोक्सी ग्रुप्स जो हैं ये भी ऑर्थो पैरा होते हैं, एटसेट्रा। और भी ग्रुप्स हो सकते हैं, फिलहाल हमने कुछ की एग्जांपल लिख दी। यानी ये वो ग्रुप हैं कि अगर ये बेंजीन रिंग के ऊपर पहले से लगे हुए हैं तो आने वाले ग्रुप को कहाँ भेजेंगे, कि आने वाले ग्रुप को भेजेंगे ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर। अब दूसरी टाइप क्या है ग्रुप्स की, दे आर कॉल्ड एज मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, दे आर कॉल्ड एज मेटा डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टर्स। इसको ऊपर मैंने डायरेक्टर्स लिखा है तो मैं इसको नीचे भी डायरेक्टर ही लिख देता हूँ, मेटा डायरेक्टर्स। ठीक है, तो मेटा डायरेक्टर्स क्या हैं, certain groups direct the next incoming electrophile, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को नेक्स्ट इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ भेजेंगे भाई, ये टू मेटा पोजिशंस। कहाँ भेज रहे होंगे भाई, टू मेटा पोजिशंस। तो मेटा पोजिशंस पर भेज रहे होंगे, दे आर कॉल्ड मेटा डायरेक्टिंग। तो उनको हम क्या कहेंगे भाई, उनको हम कहेंगे मेटा डायरेक्टर्स या मेटा डायरेक्टिंग। अब इसकी भी कुछ एग्जांपल आपको देंगे कि एग्जांपल्स इसकी क्या है। NO2 है और CHO अल्डिहाइड ग्रुप्स, इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड्स ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप्स, इसके अलावा CF3 एंड SO3H। ये वो ग्रुप्स हैं बेटा जो अगर बेंजीन रिंग पर पहले से लगे हुए हों तो आने वाले ग्रुप को ये भेजेंगे मेटा पोजीशन पर। ठीक है, अभी तक कोई सवाल बेटा? नहीं सर। ठीक है, अब दूसरा इफेक्ट क्या होता है, जो पहले से ग्रुप लगा होता है उसका दूसरा इफेक्ट होता है रिएक्टिव इफेक्ट। एक तो डायरेक्टिंग इफेक्ट है, वो हमने देख लिया कि आने वाले को कहाँ भेजेगा, और दूसरा होता है रिएक्टिव इफेक्ट। अब रिएक्टिव इफेक्ट को समझ लेते हैं। वैसे तो ये बात भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा वर्डिंग्स में हम इसको लिख रहे हैं। तो एक होता है हमारे पास एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है, एक होता है हमारे पास एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब एक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्या है, दोज ग्रुप्स which causes the aromatic ring। एरोमेटिक रिंग से मुराद बेंजीन रिंग है, लेकिन जनरल वे में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि सिर्फ बेंजीन में नहीं बाकी एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी होता है। टू बी मोर रिएक्टिव, टू बी मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। यानी अगर बेंजीन रिंग को ग्रुप लगने के बाद कोई ऐसा ग्रुप लग जाए बेंजीन के ऊपर आकर जो बेंजीन के रिंग को नॉर्मल बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव बना दे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप, आर कॉल्ड एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। सर ये पॉइंट रिपीट करें। बेटा ये कह रहा हूँ, जो बात मैंने कल भी समझाई थी कि वो ग्रुप्स जो बेंजीन के रिंग को मजीद रिएक्टिव बना दें या एक्टिवेट कर दें,
उसे एक्टिवेटिंग ग्रुप कहा जाता है। अगर बेंजीन की रिएक्टिविटी फॉर एग्जांपल रिंग की 100 है, कोई एक ग्रुप लगा ए और उसके लगने के बाद उसकी रिएक्टिविटी रिंग की 100 से बढ़ के 200 हो गई, तो दे आर कॉल्ड एज एक्टिवेटिंग ग्रुप। ओके सर। ओके, इसके बाद आ जाइए इसकी एग्जांपल्स। इसकी एग्जांपल वैसे तो आप आमतौर पे किताबों में देखेंगे कि ऑल ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग आर और ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, ऐसा लिखा हुआ होता है। लेकिन बेटा ये ज़रूरी नहीं होता कि सारे जो ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स होते हैं वो एक्टिवेटिंग हों। कुछ ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग जो है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी होते हैं। अभी मैं इसको जब अभी एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में, इस टॉपिक के बाद मैं उसी को एक्सप्लेन करूँगा, एक्टिवेटिंग क्यों है, क्या है वजह, सारी ये पूरी बात आपको समझाऊंगा। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अच्छा, अब हमारे पास आ गया दूसरा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। काफ़ी डिटेल टॉपिक है ये, और पेपर में जब ये पूछा जाता है तो ये बहुत अलग अलग तरह से भी पूछा जाता है। पास्ट पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि केमिस्ट्री की तैयारी बिना पास्ट पेपर्स के मत कीजिएगा, वरना बहुत बुरा फंसेंगे आप लोग। आप लोग सब कुछ तैयारी करके भी कुछ नहीं कर पाओगे अगर आप लोगों को पास्ट पेपर्स नहीं आप लोगों ने किए होंगे, देखे होंगे। एटलीस्ट ऑर्गेनिक में तो पास्ट पेपर्स को बिल्कुल मत छोड़ना। Which causes the aromatic ring to be less reactive। ये लेस रिएक्टिव बना देते हैं बेंजीन रिंग को, लेस रिएक्टिव देन बेंजीन रिंग को यानी एरोमेटिक रिंग को बेंजीन के मुकाबले में ज़्यादा ये कम रिएक्टिव कर देते हैं। तो ऐसे ग्रुप्स को हम कहते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। और यहाँ पर आप आमतौर पर जब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स की बात होती है तो आप जब एग्जाम्पल हम देते हैं तो मुख्तलिफ जगहों पर एग्जाम्पल में, नोट्स में या किताबों में आप लिखा हुआ देखोगे कि ऑल मेटा डायरेक्टर्स आर डीएक्टिवेटिंग। मैं इस बात का इनकारी हूँ ज़रा। जैसे एक्टिवेटिंग में लिखा होता है ऑल ऑर्थोपैरा आर एक्टिवेटिंग, ये बात भी गलत है। एंड ऑल मेटा आर डीएक्टिवेटिंग, ये बात भी गलत है। और मैं इसको अभी थोड़ी देर में साबित भी कर देता हूँ, ठीक है। तो और ये आपको कराची के बड़े मशहूर नोट्स में और गाइड बुक्स में आपको ये गलती मिलेगी। ऐसा नहीं कहूँगा कि जिन टीचर्स ने वो नोट्स बनाए हैं उनको ये बात पता नहीं है, पता होगी, लेकिन वो उस डेप्थ में अपने नोट्स में लिखते नहीं है। हो सकता है मेरे नोट्स में भी गलती हो, मुझे याद नहीं मैंने क्या लिखा था अपने नोट्स में, तो देख लीजिएगा। खैर, अच्छा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, यानी कि वो ग्रुप्स जो बेंजीन पे लगने के बाद ऑर्थोपैरा पर आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करें और एक्टिवेटिंग भी हैं। अब देखो यहाँ पर एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। ऑर्थोपैरा भी है और एक्टिवेटिंग भी है, सही है। अच्छा, अब देखते हैं इसमें पूरी मैं बात की वजाहत लिख देता हूँ। पहले मैं लफ्ज़ लिख देता हूँ और फिर उन लफ्ज़ों की अक्कासी आपको यहाँ मिल जाएगी कि, या पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक ग्रुप लगा हुआ है, मान लेते हैं NH2, ठीक है। इसके ऊपर एक ग्रुप लगा हुआ है NH2। नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड्स बनाने होते हैं, 2 उसने हाइड्रोजन से बनाए हुए हैं और एक उसने बेंजीन के रिंग से यानी कि कार्बन के साथ बनाया हुआ, ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजन की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखो तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 7। ये होता है 1s2, 2s2 और 2p3। ये जो 2p3 वाले 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। ये एक 2 इन हाइड्रोजन के साथ है और एक इस कार्बन के साथ है। लेकिन इसी सेकंड शेल में एक लोन पेयर भी अवेलेबल होता है इलेक्ट्रॉन का। ये जो लोन पेयर है वो ये रहा, ठीक है। अब नाइट्रोजन क्या करता है, अपने इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को, लोन पेयर को किसको डोनेट कर देता है, रिंग को डोनेट कर देता है। अच्छा, अब रिंग को डोनेट जैसे ही इसने अपने लोन पेयर्स को किया वैसे ही क्या होता है,
अब यहाँ पर एक रिंग रोटेशन शुरू हो जाती है, रेजोनेंस इफेक्ट शुरू हो जाता है। अब रेजोनेंस इफेक्ट क्या है इसको समझो। जैसे ही रिंग को ये एक्सेस दो इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन के पास से मिले, उसकी ये वाला जो डबल बॉन्ड था ये ब्रेक हो गया, ठीक है। बाकी दो डबल बॉन्ड अपनी जगह वैसे ही हैं, लेकिन इधर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो गई। बात समझ पा रहे हो कि इधर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो गई। ये बात समझे मेरी? बोलो। जी सर, समझ गए। अच्छा, बाकी जो ग्रुप है वो वैसे ही है। नाइट्रोजन का कौन सा जो लोन पेयर अवेलेबल था वो रिंग पे शेयर हुआ, क्योंकि रिंग में ऑलरेडी डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो इन बच्चों का भी दिल अपने एटम के अंदर लग नहीं रहा था। वो ये देख रहे थे कि यहाँ पे 6 बच्चे जो हैं वो इस रिंग में हंसते खेलते कूदते नजर आ रहे हैं, तो इनका भी दिल नहीं लग रहा था अपने एटम में, ये भी फुदक कर रिंग में आ गए। सही है। अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन शफल करेगा इस पैरा पोजीशन पे। ये जो दो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है ये पैरा पे शफल करेगी। सर पैरा पे क्यों, इसने मेटा पोजीशन पे क्यों नहीं शफल किया? बेटा मेटा पे इसलिए शफल नहीं किया क्योंकि मेटा वाले कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड जब ये वाला कार्बन अपने पास खींचेगा, यानी कि नंबर 2 वाला कार्बन इस डबल बॉन्ड को जब अपने पास खींचेगा इस तरफ, तो इसको आगे शिफ्ट होना होगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड बन जाएगा इन दो कार्बन के बीच में। सर ये वाला पॉइंट दोबारा रिपीट कर दें। कौन सा पॉइंट बेटा? ये पैरा वाला के पैरा पे क्यों जाएगा? बेटा पैरा पे इसलिए जाएगा क्योंकि अगर आपको याद हो, जब हम बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी कर रहे थे तो उसमें भी हर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रोटेट नहीं कर रहा था। पॉजिटिव चार्ज रोटेट कर रहा था ऑल्टरनेट कार्बन पर, बिकॉज जब डबल बॉन्ड एक कार्बन खींचता है तो वो बीच वाले कार्बन के साथ बॉन्ड कर रहा होता है, तो उसके ऊपर वो नेगेटिव चार्ज रह नहीं सकता। जैसे अगर ये वाला कार्बन, ये जो नंबर 2 कार्बन है, अभी मैं बात कर रहा हूँ इस नंबर 2 कार्बन की, ठीक है, जब ये नंबर 2 कार्बन इस नंबर 3 कार्बन के बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा तो ये बॉन्ड बन किनके बीच में रहा होगा? नंबर 2 और नंबर 3 कार्बन के बीच में। तो नेगेटिव चार्ज इधर तो नहीं आ सकता ना, फिर नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा? उधर जाएगा जहां पर बॉन्ड नहीं है, और वो कहां पर है? 4th कार्बन पर। ये हो रहा है। बात समझ में आई? यस सर। ये हो गया नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन का अटैचमेंट, ठीक है। अब क्या होगा? अब मजीद ये रेजोनेंस इफेक्ट चलेगा और अल्टीमेटली ये रेजोनेंस इफेक्ट अब पहुंच जाएगा नंबर 5th कार्बन, सॉरी 6th कार्बन। 6th कार्बन नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ आ गई, ये बॉन्ड खिसक के इस तरफ आ गया। जो पहले इन दोनों के बीच में था अब वो 4 और 5th कार्बन के बीच में आ गया। यहां पर नाइट्रोजन वैसे का वैसे ही लगा हुआ है बेटा, ठीक है। अब आखिर में क्या हुआ? अब आखिर में ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर था ये वापस चला गया नाइट्रोजन के अंदर। ये क्या बद्धी सी बात हुई सर? ये वापस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के अंदर चला गया तो इससे रिएक्टिविटी कहां हुई? रिएक्शन कहां हुआ? कोई रिएक्शन तो हुआ ही नहीं। सवाल आ रहा होगा आप लोगों के जहन में, बेटा रिएक्शन तो हो गया ना। देखो जिस वक्त ये रेजोनेंस इफेक्ट आ रहा होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे होंगे थ्रू आउट द रिंग, तो उस वक्त अगर आप गौर करो तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कहां कहां इंक्रीज हो रही है? ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर। दोनों ऑर्थो पर इंक्रीज हुई है और पैरा पे इंक्रीज हुई है। ऐसा ही है? हेलो जी। तो अब जरा सोचो कि अगर मैं इधर कोई इलेक्ट्रोफाइल ले आया तो जिस वक्त इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पर इंक्रीज हो रही होगी तो ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पर आसानी से अटैक कर जाएगा, पैरा पर हो रही होगी तो पैरा पे कर जाएगा, इस वाले ऑर्थो पर हो रही होगी तो इस वाले ऑर्थो पर अटैक कर जाएगा। बेसिकली मैं आपको अटैक नहीं बता रहा हूं कि अटैक कब हो रहा है कैसे हो रहा है, मैं तो ये बता रहा हूं कि रिंग में इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन रोटेशन की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई। जिस वक्त वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी उस वक्त इलेक्ट्रोफाइल वहां पर अटैक करेगा और अटैक करके ज्वाइन हो जाएगा। मैंने तो आपको कंप्लीट ये बता दिया ना कि रिंग में रोटेट करके इलेक्ट्रॉन वहां वापस आ गया। इलेक्ट्रॉन को तो अल्टीमेटली नाइट्रोजन में वापस जाना है, लेकिन
ड्यूरिंग इट्स रोटेशन, जब वो रिंग में रोटेट कर रहा होगा तब वो रिंग की रिएक्टिविटी को एनहेंस कर देगा। क्यों? क्योंकि यह है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन का लालची, और यहां पर रिंग में कुछ पोजीशंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत बढ़ चुकी है, तो जो इलेक्ट्रॉन का लालची होगा वो उसी पोजीशन पर अटैक करेगा ना जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ चुकी है। क्या कहते हो, कुछ समझ में आया? सर रिपीट कर दिएगा एक बार। बेटा मैंने ये कहा कि मैं काम करता हूं, मैं इसकी वर्डिंग्स को लिखता हूं और वर्डिंग्स के साथ साथ आपको एक्सप्लेन मतलब बोलता जाता हूं। वही बातें जो मैं यहाँ मैंने अभी बोली है ना वही मैं लिखूंगा ताकि अलग अलग बातें ना हो। ठीक है सर NH2 न्यूक्लियोफाइल है। NH2 न्यूक्लियोफाइल है। अब NH2 के ऊपर अगर चार्ज कौन सा है ये देखना पड़ेगा बेटा। न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल का अंदाजा तो हम चार्ज से करते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रोफाइल है, सॉरी न्यूक्लियोफाइल है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रोफाइल है। मतलब जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, और नेगेटिव चार्ज होता तो ये न्यूक्लियोफाइल होता। अच्छा जी, अब देखो दीज ग्रुप्स, कौन से ग्रुप्स भाई? एक्टिवेट बेंजीन रिंग, कौन से वाले? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। बेंजीन रिंग को क्या कर देते हैं? एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेट कर देते हैं बेंजीन रिंग। अच्छा भाई कैसे एक्टिवेट करते हैं, सवाल ये है। एज दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। ये कौन से ग्रुप्स होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे नाइट्रोजन ने क्या किया, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीज किए ना, किसकी तरफ? बेंजीन रिंग की तरफ। आप देखते हैं इसकी वजह से क्या होता है, एंड इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और क्या होता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। जब ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में आएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। कहां कहां पर इंक्रीज होगी? एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। तो जो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस होंगी, जैसे ये और ये वाली, ये पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की बढ़ने की वजह से क्या होगा, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, हेंस इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा, जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो आसानी से, बड़ी आसानी और बहुत तेजी के साथ रेडिली अटैक्स ऑन या एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। इजीली अटैक कर जाएगा कहां पर? ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर। तो देखो इस ग्रुप ने क्या किया, इस ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्सेस में थे, इसने ये वो इलेक्ट्रॉन उठाकर किसको दे दिए? रिंग को दे दिए। अब रिंग में ऑर्थो और पैरा पोजीशंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, यानी नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। अब जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो आसानी से उन पोजीशंस पर अटैक कर सकता है जहां पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो इजीली ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक कर जाएगा। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बढ़ने की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आसान हो गया। देखो किसी पॉजिटिव चार्ज चीज को अगर मैं किसी नेगेटिव, किसी न्यूट्रल की तरफ भेजूंगा तो मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर किसी पॉजिटिव को मैं किसी नेगेटिव की तरफ भेजूंगा तो वो खुद ही आसानी से खींचा चला जाएगा उसकी तरफ। तो इलेक्ट्रोफाइल आसानी से इन कार्बन्स के ऊपर आ जाएगा जो जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनहेंस हुई है। ये है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और इसी की वजह से रिंग एक्टिवेट हो जाता है। बात समझ में आई? जी सर, आ गई है समझ। अच्छा जी, अब मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूँ जो ऑब्जेक्शन मैंने अभी थोड़ी देर पहले रेज किया था। बताया था कि नोट्स में कुछ जगहों पे कुछ लोगों ने बात को सही तरीके से वाज़ेह नहीं किया। वो है ऑर्थो पैरा
डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो और डीएक्टिवेटिंग हो। ये क्या बात हुई सर? अभी तो आप ऑर्थो पैरा को एक्टिवेटिंग बता रहे थे। यही तो बात थी बेटा जो मैंने आपसे कहा था कि अभी आपको मैंने समझानी है। अब इसकी एग्जाम्पल हमारे पास जो है ना वो हेलोजन है। यानी मान लो रिंग के ऊपर कोई हेलोजन लगा है, ये आ गया क्लोरीन, ठीक है। अच्छा, अब हेलोजन के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब होता यह है कि हेलोजन 2 काम एक साथ करता है। कौन से 2 काम? क्योंकि हेलोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो एटम जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो अब हेलोजन पता है क्या करता है? हेलोजन बेंजीन के इस बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। कौन से वाले को? ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर ये वाला है ना, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके यहां पर डबल बॉन्ड सा बना लेता है, ठीक है। और एट द सेम टाइम ये एक फनकारी भी करता है। क्या वो फनकारी है कि ये अपना एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का रिंग को ट्रांसफर भी कर देता है। ये क्या बात हुई सर? बस यही एक प्रॉब्लम है। बेंजीन के साथ ये हरकत हेलोजन इसलिए करता है बिकॉज इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये जो इस लोन पेयर को, इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को, पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। क्यों? क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस वजह से ये अपनी तरफ पाई इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ठीक है। तो फिर ये डोनेट क्यों कर रहा है भाई? बेटा डोनेट इसलिए कर रहा है क्योंकि पिछले वाले कॉन्सेप्ट में भी तो यही बात की थी कि वो इलेक्ट्रॉन, वो एटम्स जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है आखिरी शेल में, वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं रिंग को। तो यही तो बेंजीन क्लोरीन के साथ भी मसला है कि इसके पास ऑलरेडी 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के हैं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट भी करेगा रिंग को, और एट द सेम टाइम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से बेंजीन के रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा भी। कुछ बात समझ पा रहे हो? जी सर। किसी को कोई इशू? सर मुझे कोई इशू नहीं है। किसी ने नहीं कहा, मैंने सुना शायद में भी। सर मुझे समझ नहीं आया। क्या प्रॉब्लम हो रही है बेटा? सर रिपीट करने समझ नहीं आया। रिपीट तो मैं कर दूंगा, मुझे रिपीट करने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोगों को इशू किस बात में आ रहा है वो बताइए ना, ताकि उसके ऊपर ज्यादा इंसान ध्यान दे सके। एनीबॉडी? नो सर क्लियर है। ठीक है, मैं बात को अपनी रिपीट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्लोरीन के 2 बिहेवियर्स की बात कर रहा हूँ एक साथ। पहला बिहेवियर तो सिर्फ क्लोरीन का नहीं है, वो हर उस एटम का है जिसके पास इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर अवेलेबल हो आखिरी शेल में। जैसे पिछली एग्जांपल में नाइट्रोजन के पास था एक लोन पेयर, तो उसने वो अपना लोन पेयर उठाकर रिंग को दे दिया था। तो ऐसा ही क्लोरीन के पास भी है। क्लोरीन के पास एक नहीं है, 3 लोन पेयर है। तो पहला काम तो ये है जो लोन पेयर की मौजूदगी की वजह से होगा, यानी कि ये बिना लोन पेयर के ये वाला काम नहीं हो सकता। ये उसी एटम में काम होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर, लोन पेयर अवेलेबल है। पहला काम तो ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा काम क्या है? दूसरा काम ये है कि हम अक्सर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव बॉन्ड्स की बात करते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर हम कहते हैं क्लोरीन इज पार्शियली नेगेटिव एंड हाइड्रोजन इज पार्शियली पॉजिटिव।
तो हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो शेयर्ड पेयर होता है यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन का, ये ज्यादा क्लोरीन की तरफ रहता है और कम हाइड्रोजन की तरफ रहता है। इस वजह से ये पार्शियल नेगेटिव होता है, पार्शियल पॉजिटिव होता है। इसको हम ये भी कहते हैं कि इट इज बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन। तो यही तो मैं भी कह रहा हूं कि यहाँ पर क्लोरीन का एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वो क्या करेगा, वो रिंग में मौजूद पाई इलेक्ट्रॉन जिनका कोई प्रॉपर बॉन्ड नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ रोटेट कर रहे हैं रिंग के अंदर फ्रीली, उन इलेक्ट्रॉन्स को ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन एट द सेम टाइम ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिंग में ट्रांसफर भी करेगा। दोनों काम एक साथ कर रहा होगा। क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा, इसकी वजह से ये होगा कि अब बेंजीन के ऊपर रेजोनेंस इफेक्ट शुरू हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन के पेयर इधर आ गए, नेगेटिव चार्ज ये रहा, यहाँ पे क्लोरीन है, इसके पास अब 2 लोन पेयर अवेलेबल है। फिर यहाँ के बाद ये एक और इफेक्ट देगा। अब ये लोन इलेक्ट्रॉन के पेयर इधर आ गए, अब ये इलेक्ट्रॉन के पेयर इधर आ गए रोटेट होते हुए, रेजोनेंस इफेक्ट। और एट लास्ट क्या होगा, एट लास्ट ये इलेक्ट्रॉन के पेयर वापस क्लोरीन में चले जाएंगे। अच्छा, जिस वक्त ये वापस क्लोरीन में जा रहे होंगे, चले जाएंगे, तब तक हमारे पास बॉन्डिंग मुकम्मल हो चुकी होगी। लेकिन सर इससे बेंजीन रिंग डीएक्टिवेट कैसे होगा? हमने तो अभी ये पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर एनहेंस होती है तो रिंग एक्टिवेट होता है। अब आप कह रहे हैं कि रिंग डीएक्टिवेट हो रहा है, तो बेटा असल में आप मेरी बात को थोड़ा ब्रॉड सेंस में सोचिए तो आपको बात मेरी समझ आएगी। तो इलेक्ट्रॉन का पेयर क्लोरीन से रिंग में आया, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन का पेयर रिंग का नहीं है, क्लोरीन का है। कुछ वक्त के लिए आया है और उसके बाद चले जाना है उसने यहां से। जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर था इस रिंग का, वो तो खींच चुका है क्लोरीन। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कैसे हुई, मुझे ये बताओ ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इंक्रीज नहीं हुई। यहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन थे ये, जिनको खींच लिया क्लोरीन ने। इन इलेक्ट्रॉन को खींचकर अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए इसने। पाई इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या नेगेटिव चार्ज डेंसिटी रखता है। आई एग्री, दैट इज व्हाई इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज तो क्रिएट हो रहा है। लेकिन ये जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, इसके बारे में मुझे सिर्फ इतना सा बता दो, क्या यहां पर इलेक्ट्रॉन की ज्यादती नजर आ रही है आपको? जवाब है नहीं, इलेक्ट्रॉन की ज्यादती नहीं है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन अगर रिंग से खींच रहे हैं तभी 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से वापस रिंग में आ रहे हैं। पिछले वाले केस में क्या था? पिछले वाले केस में रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इस एटम से इलेक्ट्रॉन निकल के रिंग में आ गया था। तो इलेक्ट्रॉन की ज्यादती हो गई थी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई थी। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन की ज्यादती नहीं हुई। इलेक्ट्रॉन की तादाद एटम में अभी भी है। हाँ, नेगेटिव चार्ज कैरेक्टर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में ज्यादा होने की वजह से हमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर थोड़ा बहुत नेगेटिविटी नजर आ रही है। इस थोड़ी बहुत नेगेटिविटी की वजह से ये जो इलेक्ट्रोफाइल होगा ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करने के लायक होगा, लेकिन इससे बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी इनहेंस नहीं होती, कम हो जाती है। यानी कि प्रैक्टिकली जब ये देखा गया कि जब हेलोजन ग्रुप पे लगा हुआ है तो वो बेंजीन आने वाले ग्रुप को लगा तो ऑर्थो पैरा पर ही रहा है, लेकिन बेंजीन की रिएक्टिविटी रिंग के मुकाबले में, जो बेंजीन नॉर्मल बेंजीन है उसके मुकाबले में इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई है।
यानी अगर ये रिएक्शन हमने अंदाजा किया यार 1 घंटे में होना चाहिए, मिसाल दे रहा हूँ, तो बजाय 1 घंटे के ये रिएक्शन 2 घंटे में हो रहा था। इससे हमें समझ आया कि भाई रिएक्टिविटी इनहेंस नहीं हुई बल्कि डिक्रीज हो गई है। क्लियर हुई मेरी बात? यस सर। ओके, अब जो वर्डिंग्स हैं इसकी, वो वर्डिंग्स मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, ये वाला जो डीएक्टिवेटिंग वाला इफेक्ट है ये हैलोजेंस में है सिर्फ, ठीक है, इतना भी याद रखना, ये सब में नहीं है। बाकी जितने भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं वो सारे एक्टिवेटिंग होते हैं सिवाय हैलोजेंस के। These are highly electronegative groups। सर एक्टिवेटिंग किसमें होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग जितने भी होते हैं वो एक्टिवेटिंग होते हैं सिवाय हैलोजेंस के। They are electron withdrawing। ये क्या कर रहे हैं, ये बजाय इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करना शुरू कर दिया। मतलब ये बजाय रिंग को इलेक्ट्रॉन दें, उल्टा इन्होंने रिंग से इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू कर दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स। सो दे डीएक्टिवेट्स द रिंग, deactivates benzene to electrophile। डीएक्टिवेट कर देते हैं बेंजीन को इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक, इलेक्ट्रोफाइल अटैक पर ये बेंजीन को डीएक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। बट एट द सेम टाइम, अभी मैंने पहली जो 2 लाइनें लिखी हैं इसके अंदर मैंने जिक्र किया है इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का और इसके रिंग में से इलेक्ट्रॉन खींचने का। अब मैं दूसरी बात करने वाला हूं, बट एट द सेम टाइम they interact with pi electrons of the ring। ये इंटरेक्ट करते हैं रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन से थ्रू देयर लोन पेयर, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मदद से ये इंटरेक्ट कर भी जाते हैं। इनके जो कमी इन्होंने पूरी की होती है इलेक्ट्रॉन को खींचकर, ये उस कमी को पूरा कर भी रहे होते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है, थस इसकी वजह से ये होने लगता है कि भाई थस दे इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। सर जब 2 इलेक्ट्रॉन, अब यहां पर एक जो सबसे वैलिड क्वेश्चन बन रहा था वो ये बन रहा था, जो आप लोगों में से किसी को पूछना चाहिए था मेरे हिसाब से, कि सर जब 2 इलेक्ट्रॉन रिंग से गए और उसी वक्त उन 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स रिंग में वापस भी आ गए, तो फिर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कैसे हो गई? किसी के पास है जवाब इस बात का? इसका जवाब इन डेप्थ में तो मैं भी अभी फिलहाल नहीं दे सकता क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे। हाँ इतना बता देता हूँ कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव कैरेक्टर होता है वो बॉन्डेड पेयर से ज्यादा होता है, ठीक है। इस वजह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा रखता है, क्योंकि बॉन्डेड पेयर जो होता है वो 2 एटम्स और 2 ऑर्बिटल्स में शेयर हो रहा होता है। लोन पेयर कभी भी 2 एटम्स में शेयर नहीं होता, वो एक का ही होता है, तो उसका नेगेटिव कैरेक्टर इस वजह से ज्यादा रहता है। क्या मतलब हुआ सर इस बात का? बताता हूं। देखो
ये एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है और कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है इस इलेक्ट्रॉन पेयर का। एक न्यूक्लियस इधर है जिसमें 10 प्रोटॉन है, एक न्यूक्लियस इधर है जिसमें 8 प्रोटॉन है। अब टोटल 18 पॉजिटिव चार्जेस का इफेक्ट है इन दो गरीब नेगेटिव चार्जेस पर। सही है। और बिल्कुल उसी वक्त अगर मैं बात करूं कि किसी एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं ये लोन पेयर है और इस एटम में सिर्फ और सिर्फ 10 प्रोटॉन्स हैं, यानी इसी एटम की बात कर लो। अब इनके ऊपर कितने पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट है? 10 पॉजिटिव चार्ज का। और जब ये इसी एटम का कोई एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन किसी के साथ बॉन्ड कर लेगा तो 18 पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट आ जाएगा। समझाने के लिए बता दूं तो पॉजिटिव चार्ज इफेक्ट बढ़ने से नेगेटिव चार्ज इफेक्ट कम हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इफेक्ट कम होने से नेगेटिव चार्ज इफेक्ट बढ़ जाएगा। दैट इज वाई लोन पेयर का जो इफेक्ट होता है वो ज्यादा होता है। इज दिस क्लियर? जी सर। और मैं इसी बात को थोड़ा सा और आपको मजीद याद भी दिलाता हूँ। जब आप लोग फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर 4 में वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट वगैरह कर रहे थे तो वहाँ पर मॉलिक्यूल्स के शेप बताने में VSEPR थ्योरी में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का हम इस्तेमाल कर रहे थे और हम ये देख रहे थे कि जितने ज़्यादा लोन पेयर हो रहे थे बॉन्ड एंगल उतना ज़्यादा बड़ा हो रहा था। उसकी वजह यही है क्योंकि रिपल्सिव इफेक्ट जो होता है ना उसका लोन पेयर का, वो बॉन्ड पेयर से ज़्यादा होता है और उसकी पीछे भी वजह यही है, इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अच्छा, मेटा डायरेक्टिंग जितने भी होते हैं वो सारे डीएक्टिवेटिंग होते हैं भाई। इस चीज को जरा सा देख लो। अब ये इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, फिर इसके लिए वर्डिंग्स भी देख लेंगे। ये हमारे पास एक बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर NO2 का मॉलिक्यूल लगा हुआ है। NO2 कैसा होता है? NO2 ऐसा होता है। अच्छा, ये जो एरो हेड में इंडिकेट कर रहा हूँ वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो जो नाइट्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का था ना, वो इस ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना चुका है। ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम है भाई? अब नाइट्रोजन के पास किसी किस्म का कोई लोन पेयर अवेलेबल नहीं है इलेक्ट्रॉन का, और नाइट्रोजन एट द सेम टाइम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कार्बन से भी ज्यादा है एट द सेम टाइम। तो अब नाइट्रोजन क्या करेगा? नाइट्रोजन जो इस रिंग के साथ अटैच्ड है, ये रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा। वजह है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर पहले ऐसा क्यों नहीं कर रहा था नाइट्रोजन? बिकॉज बेटा पहले इसके पास लोन पेयर था, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना हुआ था। अब तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी बना हुआ है। एक तो ये वजह है, और दूसरी वजह यह है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है जो कि अनस्टेबल बॉन्ड हो सकता है क्या होता है। तो ये नाइट्रोजन इस रिंग को अपनी तरफ पुल करके इसको सिंगल बॉन्ड करने की कोशिश करता है। ठीक है। अच्छा, कोशिश करता है, असली में नहीं कर पाता। समझिएगा इस चीज को, क्योंकि ऑलरेडी ये बेंजीन रिंग के साथ एक बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये रहा। अब अगर ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच भी लेता है रिंग के, तब भी ये सिंगल बॉन्ड नहीं बना पाता, बल्कि डबल बॉन्ड ही रहता है इसका। लेकिन इस वजह से होता क्या है, जब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का खींच लेता है नाइट्रोजन, तो इस पोजीशन पर यानी ऑर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। क्यों क्रिएट होता है सर? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से ना बेटा, बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से ऐसा होता है। ठीक है। क्योंकि पहले तो रिंग में इलेक्ट्रॉन थे, अब वो रिंग से निकल चुके हैं, तो इस जगह पर इलेक्ट्रॉन की कमी पैदा हो चुकी है। अब क्या होगा? रेजोनेंस इफेक्ट आएगा। रेजोनेंस इफेक्ट में हम जानते हैं कि ये जो भी चार्ज होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, ये पूरे रिंग में रोटेट करेगा।
ठीक है, अब ये यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज कहां मूव करेगा भाई? सबसे टॉप वाली पोजीशन पर। अच्छा जी, अब क्या हो रहा है? आखिर में ये जो पॉजिटिव चार्ज डेफिशिएंसी है, ये अनस्टेबिलिटी है रिंग की। ये अनस्टेबिलिटी वापस जब पहले कार्बन की तरफ पहुंचेगी तो मजबूरन जो नाइट्रोजन ने पहले बॉन्ड बनाया हुआ था इस कार्बन के साथ, मतलब जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन छीन के इसने बनाया था, वो इसे वापस करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से रिंग स्टेबल नहीं हो रहा था बल्कि अनस्टेबल हो रहा था, और ये अपने बॉन्ड को वापस बना लेगा। लेकिन इस सब की वजह से हुआ क्या? अगर आप ये इफेक्ट के ऊपर गौर करो तो इस सब की वजह से हुआ ये कि इलेक्ट्रोफाइल, जो कि खुद एक पॉजिटिव चार्ज सब्सटेंस है, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बहुत आसान सी बात है बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, अट्रैक्ट तो नहीं कर सकते। ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग में क्या था? नेगेटिव चार्ज आ रहा था तो इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट हो रहा था। ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग में क्या था? ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज था तो इसलिए अट्रैक्ट हो रहा था। मेटा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटिंग में क्या है? ऑर्थो पैरा पर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल जो खुद एक पॉजिटिव चार्ज चीज है वो कभी भी ऑर्थो पैरा पोजीशन पर नहीं जा सकता। अब इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैच होना चाहेगा तो वो कहां अटैच हो सकता है? एक पोजीशन है उसके पास मेटा और दूसरी पोजीशन भी उसके पास मेटा ही है, मतलब या तो राइट वाले मेटा पर ऐड हो जाए या लेफ्ट वाले मेटा पर ऐड हो जाए, लेकिन ऐड ये बेचारा मेटा पर ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि मेटा न्यूट्रल है और ऑर्थो पैरा पोजीशन तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव पर तो किसी सूरत भी ऐड नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये खुद एक पॉजिटिव चार्ज चीज है। तो पॉजिटिव चार्ज चीज के ऊपर कभी भी जुड़ती थोड़ी है। कुछ समझ में आई बात बेटा? यस सर। तो अब यहां पर आ गए, अब हम वर्डिंग्स लिख लेते हैं। दोज ग्रुप्स आर प्योरली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अच्छा, ये मैंने प्योरली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्यों लिखा है पता है? क्योंकि पिछला वाला जो हमने हेडिंग की थी ना, वो प्योरली विड्रॉइंग नहीं था। प्योरली विड्रॉइंग से मतलब देखो, ये अगर इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था ना तो साथ में इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर रहा था। ये सिर्फ और सिर्फ खींचेगा। ये वाले जो ग्रुप्स है ना मेटा डायरेक्टिंग, ये सिर्फ खींचेंगे, ये डोनेट नहीं करेंगे एट द सेम टाइम। जो हेलोजन जो था वो एट द सेम टाइम डोनेट भी कर रहा था। सो दे डिक्रीज the electron density, decrease the electron density especially at ortho and para positions। अब ये क्या करते हैं भाई? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर। Hence, they deactivate the ring। तो फिर ये क्या करते हैं भाई? रिंग को कर देते हैं डीएक्टिवेट टू इलेक्ट्रोफाइल अटैक। किस चीज पर डीएक्टिवेट कर देते हैं? इलेक्ट्रोफाइल अटैक पर। ठीक है भाई, जब पॉजिटिव चार्ज आ गए तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैक करेगा? इन जगहों पर। एज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो चुकी है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है,
वो अटैक कहाँ करेगा? अटैक्स एट कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन रिच मेटा पोजीशन। अब ये क्या करेगा भाई? इलेक्ट्रॉन रिच मेटा पोजीशन पर जाएगा। सर इलेक्ट्रॉन रिच कैसे हो गई मेटा पोजीशन? बेटा कंपैरेटिवली हुई है ना। देखो अगर ऑर्थो और पैरा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है और मेटा के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर मेटा पोजीशन पर कोई चार्ज नहीं है तो इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यू बराबर है। तो वो जगह जहां पर कमी है और वो जगह जहां पे बराबरी है, उसमें अगर मैं कंपैरेटिवली देखूं तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे? वहां पर ना जहां पर न्यूट्रल हो सब कुछ। तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल जो है वो मेटा पोजीशन पर अटैक कर जाएगा। बोलो कुछ समझ में आया? यस सर। बेटा अभी तक कोई भी सवाल? ये टॉपिक खत्म हो रहा है यहाँ पे इसलिए पूछ रहा हूँ, कोई भी बात या फिर आगे चलना है? मैंने जल्दी बोलो। सर आगे चलें। ओके चलिए फिर। अब आप लोगों का आई डोंट नो पसंदीदा या गैर पसंदीदा टॉपिक? नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर पढ़ लेते हैं। ये उतना ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, उतने ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं दूंगा जितने एलिफेटिक में दिए थे, क्योंकि एलिफेटिक में ज्यादा आता है, एरोमेटिक में कम आता है, तो इसलिए हम एरोमेटिक में इसकी बात जरा कम ही करेंगे। कुछ बेसिक यूनिट्स हैं वो आप याद कीजिएगा पहले, क्योंकि अगर बेसिक यूनिट्स याद हो जाएंगे तो इनके नाम लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है ना? मैं बेसिक यूनिट्स आपको पहले बता देता हूँ। अच्छा जी, बेसिक यूनिट्स क्या है? ये है बेंजीन। आप सब इसको जानते हो, उसका नाम क्या है? बेंजीन। अच्छा, अगर बेंजीन के ऊपर मतलब बेंजीन रिंग पर हम एक COOH मॉलिक्यूल लगा दें तो अब ये कहलाएगा बेंजोइक एसिड। ठीक है? अच्छा, अगर बेंजीन पर मिसाल के तौर पर मैं लगा दूं CHO, अच्छा इसको CHO को मैं थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देता हूँ, CH और डबल बॉन्ड विद O। ठीक है? तो ये कहलाएगा बेंज एल्डिहाइड। ठीक है? उसके अलावा एक और ग्रुप CH3, इसका नाम टोलीन। ठीक है? ये कुछ बेसिक यूनिट्स हैं। टोलीन के अलावा एक और है हमारे सर 1 मिनट पास। ऊपर कर दें। बेटा PDF अपलोडेड है, उसको भी देखने की जहमत करो, उसमें सब लिखा हुआ है। ये सारे यूनिट्स उसमें लिखे हुए होंगे क्योंकि वो भी क्लास लेक्चर ही था। ये फिनोल है। मैं असल में थोड़ा तेज चल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि मैं मजीद कोई ऑनलाइन क्लास रखूँ। आज की क्लास को ज़रा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरी बना लूँ, क्योंकि आपके प्रिपरेशन टाइम शुरू हो चुका है। इस टाइम पे अगर हम आपकी क्लास लेंगे तो फिर आप अपनी तैयारी कब करेंगे मिड टर्म्स की? इसलिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है? अच्छा देखो, बस एक चीज़ है, जैसे अल्काइल ग्रुप्स होते हैं ना, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, वैसे ही हमारे पास एक C6H5 ग्रुप होता है। और ये C6H5 ग्रुप जो है ये
इस तरीके से इसके अंदर जो है वो एक बॉन्ड की वैकेंसी होती है कि इसके साथ कोई भी जो है वो ग्रुप लग सकता है, ठीक है ना। इसको हम फिनाइल फिनाइल ग्रुप भी कहते हैं, बेंजाइल ग्रुप भी कहलाता है ये। और अब नीचे आ जाते हैं। अब मैं डायरेक्ट कुछ एग्जांपल्स की बात कर रहा हूँ, कुछ कंपाउंड्स जो हमारे कोर्स में हैं, जिनके नाम वगैरह अक्सर पूछ लिए जाते हैं, हम सिर्फ उन्हीं का जिक्र करेंगे जो हमारी किताब में मौजूद है, ठीक है। अब जैसे ये है एक सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड, और ये आ गया COOH और इसके साथ लगा है क्लोरीन, ठीक है। अब देखो इसका नाम लिखने का तरीका क्या है। 6 कार्बन होते हैं बेंजीन में, ये तो आप सब जानते हो। जो आपके पास जहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा होता है ना, वो नंबर 1 कार्बन होता है। तो ये नंबर 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। सर इसमें तो 2 ग्रुप थे, एक हेलोजन ग्रुप था, एक आपने COOH ग्रुप बताया। तो आपने COOH वाले को 1 क्यों लिया? आप क्लोरीन वाले को 1 ले लेते। और आपने 1 के बाद 2 क्लॉकवाइज ही गिनती क्यों शुरू की? आपने एंटी क्लॉकवाइज क्यों शुरू नहीं की? 2 सवाल हैं। पहले सवाल का जवाब देखो, मैंने हेलोजन को नंबर 1 इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैंने इसका कोई बेसिक यूनिट आपको नहीं बताया। बेंजोइक एसिड का मैंने आपको बेसिक यूनिट बताया है, इसलिए मैंने इसको नंबर 1 लिया। क्योंकि जो मेरा नंबर 1 होगा ना, वही मेरा बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेम भी होगा, इस वजह से। पहला जवाब हो गया। दूसरा जवाब कि सर आपने क्लॉकवाइज गिनती क्यों की, एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं की? बेटा क्लॉकवाइज इसलिए की क्योंकि अगर एंटी क्लॉकवाइज करता तो क्लोरीन दूर हो जाता। देखो 1 ये होता, 2, 3, 4, 5 पर आता क्लोरीन। क्लॉकवाइज करने पर क्या फायदा है कि क्लोरीन 1, 2, 3 पर आ गया। आर्गुमेंट समझ में आ गया बेटा मेरे दोनों? यस सर। अब इसका नाम लिखूंगा मैं, IUPAC नेम भी लिखूंगा, कॉमन नेम भी लिखूंगा। इसका IUPAC नेम सबसे पहले 3 क्लोरो बेंजोइक एसिड, ये इसका IUPAC नेम है। देखो इस यूनिट को क्या कह रहे हैं? बेंजोइक एसिड, और 3 पे लगा है क्लोरीन, तो मैंने कह दिया 3 क्लोरो बेंजोइक एसिड। कॉमन नेम M क्लोरो बेंजोइक एसिड। सर ये M का मतलब क्या है? बेटा M का मतलब मेटा। क्लोरीन कहाँ लगा है? मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है। 1 और 6, 2 और 6 पोजीशन ऑर्थो होती है, 3, 5 मेटा होती है, 4 पैरा होती है। तो ये मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड है। बात समझ में आ गई? बेटा बात समझ में आई कुछ? यस सर। अच्छा जी, अब एक और हमारे पास एग्जाम्पल है। ये है। अब ये भी NO2 है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ नंबर 1 किसको मानूं, CHO को या NO2 को? बताओ। CHO। CHO, क्योंकि यूनिट हमने CHO का रखा है ना, तो CHO 1 पर आ गया। अच्छा अगर 1 ये तो क्लॉकवाइज गिनती करूं या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। गुड। 2, 3, 4, 5, 6। अब IUPAC नेम क्या आ रहा है इसका? 2,4 डाई नाइट्रो, 2 नाइट्रो लगे, और CHO का मतलब है बेंज एल्डिहाइड। ठीक है। अब इसका मुझे कॉमन नेम लिखना है। तो फंक्शनल ग्रुप के साथ जो 2, 6 पोजीशन होती है वो ऑर्थो होती है, 3 और 4 पोजीशन जो है वो पैरा पोजीशन होती है, ठीक है ना। 2, 6 ऑर्थो और 4 पैरा, तो ये क्या हो जाएगा? ऑर्थो पैरा डाई नाइट्रो। ऑर्थो के लिए O, पैरा के लिए P, और मेटा के लिए M यूज होता है। डाई नाइट्रो बेंज LD। सर ये MPO जो आएगा वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा? बेटा ऑर्थो पैरा में OP आता है और मेटा अलग ही होता है। तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही आएगा ना। हम्म।
ठीक है, बल्कि पोजीशन के हिसाब से मैं रख देता हूँ आमतौर पर इसको, अल्फाबेटिक नहीं, मैं इसको पोजीशन के हिसाब से रखता हूँ, क्योंकि जो फर्स्ट पोजीशन होती है वो ऑर्थो होती है, देन मेटा होती है और फिर पैरा होती है, ऑर्थो मेटा पैरा। अच्छा, ये एक और हमारे पास बेंजीन रिंग है, इसके यहाँ लगा हुआ है OH, इधर लगा हुआ है हमारे पास मान लीजिए CH3 और इधर लगा हुआ है CH3। अब बताइए नंबर 1 किसको मानूं? OH को नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये 1 है तो क्लॉकवाइज करूंगा 2 3 4 5 6। अब इसका IUPAC नेम सबसे पहले 2,3 डाई मिथाइल। अच्छा, इसका जो नाम होगा वो होगा हाइड्रो ऑक्साइल बेंजीन, हाइड्रो ऑक्साइल बेंजीन कहेंगे। और कॉमन नेम में इसको हम कहेंगे ऑर्थो कॉमा मेटा डाइमिथाइल फिनोल। फिनोल का जो यूनिट है ना, ये वाला आ गया, ये सिर्फ और सिर्फ कॉमन नेम में यूज हो सकता है, यू कैन नॉट यूज इट अपॉन IUPAC, ठीक है। और टॉलिन को भी हम आमतौर पे कॉमन नेम में ही यूज करते हैं, IUPAC में नहीं यूज करते, इसके मिथाइल बेंजीन कह देते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल्स आ जाएंगी तो आप देख लीजिएगा, इसमें कोई परेशानी तो नहीं? नो सर। ओके। अच्छा, एक और मुझे याद आ रहा है, OH NO2, ये कंपाउंड मुझे बड़ा पसंद है वैसे, और इसे मैं भूल भी नहीं पाता। तो इसमें नंबर 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 5 एंड 6, तो ये हो जाएगा 2 4 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो हाइड्रो ऑक्साइल बेंजीन, ऑर्थो पैरा ऑर्थो ट्राई नाइट्रो फिनोल, इसका कॉमन नेम। वो गाना सुना है आप लोगों ने, हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है? नहीं सर। जी सर। तो क्या सुना तुम लोगों ने? अगर वो नहीं सुना तो ये कंपाउंड पिक्रिक एसिड है बेटा, और पिक्रिक एसिड इस्तेमाल होता है मेहंदी में, और उर्दू में हिना होता है, मेहंदी में यूज होता है बेटा। ये कंपाउंड जो आपके हाथ पे लाल कलर आता है ना मेहंदी लगाने के बाद, वो इसी कंपाउंड का कलर होता है, पिक्रिक एसिड। वो बड़ी बूढ़ी औरतें हैं ना, वो बड़ी बूढ़ी औरतें कहती हैं कि वो जिस खातून के हाथ में कलर बहुत ज्यादा डार्क आ रहा है, उनका जो है वो जो शौहर है वो बड़ा मोहब्बत करने वाला है, ऐसा कहती हैं बड़ी बूढ़ी औरतें जो होती हैं खानदान वानदान में, घर भर में। तो ऐसा नहीं है, अगर आप खवातीन में से किसी के हाथ में मेहंदी का कलर अच्छा नहीं आता हो इन फ्यूचर, तो बड़ी बूढ़ी औरतों से अपने शौहर की मोहब्बत को बचाने का एक तरीका मैं आज बता रहा हूँ, और थोड़ा मैंने रिसर्च करके निकाला है, मुझसे किसी ने पूछा था तो मैंने सोचा बता दूँ। इसका तरीका ये है कि पिक्रिक एसिड आपकी बॉडी में मौजूद प्रोटीन के साथ रिएक्ट करता है। तो अगर आपकी बॉडी का प्रोटीन कंटेंट मेहंदी लगते वक्त इन्हेंस हो जाए किसी तरह, तो मेहंदी का कलर अच्छा आएगा और आपका शौहर तानों से बच जाएगा बूढ़ी औरतों के। तो केमिस्ट्री के साथ साथ हम रिश्ते निभाने के तरीके भी सिखाते हैं आपको। थैंक यू सर, सो मच। बहुत शुक्रिया सर। ये थैंक यू वाले कौन कौन थे, जरा ये तो सामने आए, ये तो सामने आए जिनको मतलब जिनके अरमान फूट के बाहर आ। सर लाइबा और फिजा थे।
लाइबा कोई नहीं, और है भी कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा भाई। नहीं सीजा, तुम्हारी आवाज तो बेटा पहचानता हूँ मैं, एक तो तुम थी। मैं क्या तो बिल्कुल भी मतलब नहीं है थी इस सर। बात का? सर तुम्हारी लाइबा आवाज थी, तो लाइबा। सर लाइबा और फिजा ने बोला था सच बता रही हूँ। बड़े फूट बतूल फूट के झूठी। जो अरमान तुम लोगों के बाहर आ रहे हैं वो सब मैं देख रहा हूँ। थैंक यू है, सही है। अगली किसी पीटीएम में बताऊंगा मैं कि मैं ये सब पढ़ा रहा था और ये कितना शुक्रिया अदा कर रही थी औरतें। गोल रोटी बनाना आती है तुम दोनों को? जी सर आती है। ईशा तुम नहीं बेटा, ये जो जिन्होंने थैंक यू बोला था मैं इनसे पूछ रहा हूँ। नहीं सर, ऐसी चीज नहीं आती है हमें बनानी। नहीं आती फिजा लाइबा? मुझे तो आती है, तुम्हें नहीं आती, अस्तगफिरुल्लाह। तो बस ठीक झूठी है। मैं किचन तो पढ़ाई मूवी में नहीं बिजी देखा थी होगा। ना, ये इसलिए मैं गोल, पढ़ रही थी अगर इसलिए। गोल रोटी बनाना नहीं आती, देखो मैं तुम्हें ये तरीके सिखा सकता हूँ केमिस्ट्री वाले। गोल रोटी बनाना तो मैं भी नहीं बता सकता ना, तो पहले ये सीख लो, क्योंकि सास खुश होगी तभी सारे मामला ठीक होंगे, वरना मुश्किल हो जाएगी, पहले बता दूं। सास को सबसे पहले पटा लो, शौहर को बाद में पटाना। 246 ट्राई नाइट्रो, इसका नाम है ट्राई नाइट्रो मिथाइल बेंजीन। और इन दोनों कंपाउंड में, कंपाउंड्स को सीक्वेंस में पढ़ाने का जो की जो वजह है ना, वो दरअसल कुछ है। पहले तो ये कंपाउंड पढ़ा देते हैं हम घर बनाने। टोलीन, TOULENE, टोलीन। और ये भी बड़ा मशहूर है ज़माना कंपाउंड, जिसे आप चाह के भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। TNT नाम सुना है? नहीं। जी सर। वो पहले कार्टून आता था, वो उसके अंदर वो एक होता था, रोड रनर होता था, और एक बिल्ली या चूहा होता था, वो पी 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 करके भागता रहता था। वो देखा है? हाँ जी जी सर सर देखा है। जी। हाँ हाँ हाँ, नहीं देखा है सर, देखा नहीं है। देखा। उसके अंदर नहीं सर, अक्सर और नहीं देखा। बेशतर धमाके से पहाड़ वहाड़ उड़ाने की कोशिश की गई है। तो जब भी धमाके से पहाड़ वहाड़ उड़ाने की कोशिश की गई है तो TNT दिखाया गया है। टॉम एंड जेरी में भी होता है। हाँ, टॉम एंड जेरी में भी होता है। तो मुझे अगर कहीं गूगल पे मिल जाती है तो मैं दिखाता हूँ। तो इमेज मिल जाए। ये देखो, मिल गई मिल गई मिल गई। कहाँ गया टैब? हाँ, ये देखो, तेरा TNT का डब्बा। ये देखो, हाँ, मुंह बेचारे के मुंह में TNT फंसाया हुआ है। क्या क्या हो रहा है? तो शायद अब किसी को कुछ याद आ गया हो। TNT तो यही होता है, वो TNT। इससे पहाड़ वहाड़ उड़ाए जाते हैं। तो पहले घर बनाना सिखाया, अब घर उजाड़ना भी सिखा रहे हैं आपको। कुछ पता नहीं है किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है, इसलिए हमें सब कुछ पता होना चाहिए, बनाना भी आना चाहिए और उजाड़ना भी। और वैसे भी खवातीन तो इस काम में माहिर है, उन्हें किसी भी बम धमाके की ज़रूरत थोड़ी है। ऐसा कुछ नहीं है। दो नहीं सर, धारी ऐसा नहीं है सर। बहुत गलत बात है ये, इल्जाम दो मत लग दे हम धारी पर। दो धारी तलवार से ज़्यादा तो तेज ज़बानें हैं तुम लोग की। चलो भाई, ये अगला कंपाउंड आ गया। अब इसका UPSC नेम, हम टोलिन को 1 बनाते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। नाम हो जाएगा इसका 4 क्लोरो, अल्फाबेटिकली आ रहा हूँ। 2 नाइट्रो मिथाइल बेंजीन, या फिर कॉमन नेम लिखेंगे पैरा क्लोरो ऑर्थो नाइट्रो
टोलीन, ठीक है जी। और अच्छा कुछ और कंपाउंड हैं, जाइलीन और ऑर्थोजाइलीन, पैराजाइलीन, मेटाजाइलीन, इनके नाम भी देख लो। सर वो टीएनटी वाला वापस दिखाओ। तुम्हें टीएनटी से ऐसा क्या लगा हुआ बेटा? मुझे दिखाने में तो मसला नहीं है, लेकिन मैं लगाव की वजह पूछ रहा हूँ। सर स्क्रीनशॉट ले। पूरी की पूरी पीडीएफ अपलोड की हुई है, वो नहीं देखने की जहमत करनी। यहाँ पे बैठ के बेकार से स्क्रीनशॉट लेने हैं। तुम लोगों की गैलरीज के अंदर स्क्रीनशॉट्स की जो तादाद है ना, वो मतलब बहुत ज्यादा है बेटा, कहीं खो जाएगी ये। क्यों ना आप पीडीएफ को मुलाहिजा फरमाइए, वो उसमें सब कुछ मैंने एक जगह किया हुआ है, सारे कंपाउंड सब कुछ एक जगह लिखा हुआ है। जैसे मैं टीएनटी पता नहीं मैंने उसमें लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, दिखा देता हूँ फिर भी। नहीं लिखा हुआ पता नहीं, तो भी आप दिखा दो। इन कंपाउंड्स के नाम लिख के बता रहा हूँ। 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन, उसके अलावा 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन और 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन। अच्छा, इनके आईयूपीएसी नेमिंग से ज्यादा जो जरूरी नाम है वो इनके कॉमन है। इसको हम कहते हैं ऑर्थोजाइलीन। सर जी। सर रुखसार नहीं ले रही क्लास। अब नहीं ले रही तो क्या करूं बेटा? सर वो जानबूझ के नहीं ले रही है सर। अब कोई बात नहीं, नहीं ले रही तो अब ये उसकी मर्जी। अब किसी को भी मैं जबरदस्ती तो नहीं पढ़ा सकता, मैं पढ़ने के लिए बोल सकता हूँ। जी बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप। ऑर्थो पैरा मेटा, ये लो बेटा टीएनटी। सर लास्ट वाला तो दिखा दें। एक मिनट, पहले ये टीएनटी का मसला हल हो जाए। हो गया? अब ये देखो। सर इसे जाइलिन क्यों कहते हैं? बेटा तुम्हें बतूल क्यों कहते हैं? इसका जवाब तो आज तक नहीं मिला। बस इसीलिए इसे जाइलीन कहते हैं। कॉमन नेम का कोई रूल, कोई वजह नहीं सर होती है। मगर CH3 को टोलिन कहते हैं, तो जाइलिन कहाँ से आया? बेटा वो एक CH3 लगा हो तो टोलिन होता है, ये दो लगे। कमअक्ल बतूल। एक
आवाज आ रही है? जी सर। जी सर। बीच में गायब हो गया था क्या मैं कहीं? सर आप लीव कर गए। मैंने लीव नहीं किया, ये बहुत खूबसूरत सा इंटरनेट धोखा दे गया। मैं ये बेंजीन एज एन अटैच ग्रुप पढ़ा रहा था, तो ये आप लोगों को समझ में आया? मतलब कहाँ तक देखा था मुझे पता भी नहीं है। सर हमने सिर्फ हेडिंग हमने तो हेडिंग भी नहीं डाली थी। अच्छा, बेंजीन एज एन अटैच ग्रुप की हम बात कर रहे थे, यानी कि बेंजीन को हम एक अटैच ग्रुप की तरह देखने जा रहे हैं, ठीक है। और बेंजीन एज एन अटैच ग्रुप यानी ब्रांच के तौर पर अगर मेन चेन में आ जाए, ये एक मैंने एक कंपाउंड लिया, 4 कार्बन है और पहले के साथ क्लोरीन लगा है, दूसरे के साथ बेंजीन एज एन अटैच ग्रुप लगा हुआ है। सबसे पहले हमने क्या किया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट की, उसके बाद नंबरिंग की ब्रांच को, मतलब कार्बन्स को। अब हमने नाम लिखना है, तो देखो नाम लिखा, 1 पे क्लोरो है और 2 पे फिनाइल है। ये जो बेंजीन रिंग है, ये यहाँ पे रिंग के तौर पे नहीं बल्कि अटैच ग्रुप के तौर पे काउंट होगा, 2 फिनाइल ब्यूटेन। फिर इसी तरीके से एक और कंपाउंड की हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, गिरा। अब इसका क्या नाम लिखा जाएगा? इसमें तो 2 ही कार्बन है ना, तो इसका नाम आ जाएगा पहले 1, 2 और 2 फिनाइल ग्रुप्स हैं, टाई फिनाइल, और 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ईथ, सारे बॉन्ड सिंगल हैं, एन इसका नाम। जब बेंजीन में से जैसे मिथाइल में होता था ना, जैसे हम मीथेन में सर हमें कैसे पता चलेगा ये फिनाइल ग्रुप है? बता रहा हूँ, CH4 था, हम इसको मीथेन बोलते थे। अगर ये CH3 हो जाता था और अटैच ग्रुप बनता था तो हम इसे मिथाइल कहते थे। C2H6 को, जिसको हम इथेन कहते थे, अगर ये C2H5 बन जाता था तो इसे इथाइल कहते थे। इसी तरीके से C3H8 को प्रोपेन कहते थे, जब ये C3H7 बन जाता था तो ये प्रोपाइल हो जाता था। इसी तरीके से C6H6 बेंजीन होता है, अगर ये C6H5 बन जाए तो ये फिनाइल हो जाता है। बात समझ में आई? नहीं सर। ऐसी कौन सी मैंने मुश्किल सी बात कही जो आपको समझ नहीं आई? सर सिर्फ एक हाइड्रोजन कम हो गया ना, तो वो फिनाइल बन गया। एक हाइड्रोजन कम होने की वजह से बॉन्ड वैकेंसी क्रिएट हुई। अब ये अपनी इस बॉन्ड वैकेंसी के साथ कहीं जाकर लग भी सकता है या कोई इसके साथ आके भी लग सकता है। तो ये यहाँ पर अगर अभी चेन से जुड़ रहे हैं तो ये अटैच ग्रुप के तौर पे जुड़ गया है फिनाइल, बेंजीन का रिंग जो है, ठीक है। इज दिस क्लियर? जी सर। अच्छा, एक और कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर, पास पेपर्स में ही आए हुए हैं सारे। ब्रोमीन, बतूल माइक बंद करो। खुला हुआ है। ठीक है भाई, अब इसमें तो एक ही कार्बन है, इसका नाम किस तरीके से लिखा जाएगा? एक कार्बन है तो पोजीशन उसकी 1 ही रहेगी, हम कहेंगे 1 ब्रोमो। अब बाकी तीनों भी जो अटैच फिनाइल्स हैं वो भी 1 पर ही है ना, तो हम इसको कहेंगे 1,1,1। ये हो जाएगा ट्राइफिनाइल। एक कार्बन के लिए गिनती होती है मीथ, सारे बॉन्ड सिंगल हैं इस कार्बन के, तो ये हो गया एन, ये इसका नाम हो गया। बोलो, बात समझ में आई? जी सर। अच्छा जी, अब मैं थक गया हूं लिख लिख के और अब मजीद मेरा लिखने का मूड नहीं हो रहा, तो जो मैंने PDF भेजी थी उसी से ही आप लोगों को आगे की बात कराता हूं ताकि जल्दी क्लास भी खत्म हो जाए। थक गए हो तुम लोग भी पढ़ते। फिर छुट्टी सर, सही है। छुट्टी। अच्छा देखो, ये अगला मेरे पास सवाल है। जब देखो, ये मेरे पास वो है, ये वो PDF है जो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ ना कि बेटा इस PDF को देखो, 2 PDFs अपलोड किए हैं। देखो बिल्कुल सेम उसी पैटर्न के ऊपर, जिस तरह पैटर्न पर मैंने भी आप लोगों को पढ़ाया है, उसी पैटर्न पे ये सारा PDF लिखा हुआ है ऑलरेडी।
तो मैं चाहता, मैंने इतना लंबा किया, मैं शुरू टाइम से भी जो है ना आप लोगों को बिना लिखे यही सब रीड करता जाता और पढ़ाता जाता, तो वो इतना आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होता। बिल्कुल वही चीज़ है, देखो सारे इत्तेफाक से स्ट्रक्चर्स भी मैंने वही बनाए, फिनाइल इथेन वही हो गए, ठीक है। अच्छा यहाँ देख लो, तो व्हाट वुड बी द मेजर मोनोक्लोरो प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स formed when each of the following compound react with chlorine in presence of ferric chloride? वो कौन से मोनोक्लोरो प्रोडक्ट होंगे या प्रोडक्ट्स होंगे जो क्लोरीन से रिएक्शन के वक्त बनेंगे? जरा ध्यान से इस बात को समझना। देखो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट का मतलब ये है कि क्लोरीन, एक क्लोरीन अटैच होगा किस पर? बेंजीन पर या फिर उन कंपाउंड्स पर जिनके नाम दिए गए, यानी ये कंपाउंड्स हैं। व्हाट वुड बी द मोनोक्लोरो प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट विद क्लोरीन? ये जो कंपाउंड के नाम दिए गए हैं तीन, इथाइल बेंजीन, ट्राइफ्लोरोबेंजीन, मिथाइल बेंजोएट, इन तीन कंपाउंड के साथ अगर हम क्लोरीन का रिएक्शन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? सवाल ये है। अब देखो इथाइल बेंजीन क्या है, ये कंपाउंड देख रहे हो, मेरे माउस का कर्सर सबको विजिबल है? यस सर। ठीक है, अब मेरे माउस कर्सर के ऊपर ध्यान देना। देखो इथाइल बेंजीन का रिएक्शन हमने कराना है क्लोरीन के साथ, सवाल के अकॉर्डिंग। ये रहा इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन का मतलब बेंजीन के ऊपर इथाइल लगा हुआ है, ठीक है। इथाइल बेंजीन का रिएक्शन हमने कराना है क्लोरीन के साथ। अब क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड, ये हमें कंडीशन में बताया हुआ है, ये आ गया। अब इथाइल बेंजीन क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है? तो मैंने अभी ऊपर आप लोगों को बताया था कि जितने भी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो सारे के सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, यानी कि यहाँ पे CH3 लगा होता, C3H7 लगा होता, C4H9 लगा होता, C5H11 लगा होता, कुछ भी लगा होता, ठीक है, कोई भी लगा होता, तो ये उसके साथ जो भी मिथाइल ग्रुप होगा वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, हमेशा याद रखना है। तो मिथाइल लगाऊं, इथाइल लगाऊं, प्रोपाइल लगाऊं, पेंटाइल लगाऊं, ब्यूटाइल लगाऊं, कुछ भी लगाऊं, ये जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं ये सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो ये आने वाले ग्रुप को, जैसे कि यहाँ पर है क्लोरीन, तो ये आने वाले ग्रुप को कहाँ लगाएंगे? ऑर्थो और पैरा पोजीशन। क्लोरीन कहाँ लग गया? ऑर्थो और पैरा पोजीशन। इसी तरीके से देखो ट्राइफ्लोरोमीथाइल बेंजीन। अच्छा अब एक चीज का यहाँ पे ख्याल रहे कि एक ही रिंग में ऑर्थो और पैरा मत लगा देना, ऑर्थो वाला अलग बनाकर दिखाना, पैरा वाला अलग बनाकर दिखाना, क्योंकि एक ही रिंग में अगर ऑर्थो पैरा लगा दोगे तो ये मुमकिन नहीं होता कि ये एक ही रिंग में लग जाए, ये अलग अलग बनते हैं, क्योंकि एक ही रिंग में लगने वाली जो कंपाउंड्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, वो अलग होते हैं, उनकी कंडीशंस अलग होती हैं। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। मोनोक्लोरो का मतलब सर ये नीचे वाला पैरा है ना जो क्लोरीन लगा हुआ है, पहले वाले इसमें इथाइल बेंजीन में। जी ये पैरा है। तो हमसे कह रहे हैं मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, यानी कि एक ही क्लोरीन अटैच होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं। तो आपको पता चला जल्दबाजी में ऑर्थो पर भी क्लोरीन घुसेड़ा और पैरा पर भी क्लोरीन घुसेड़कर 2HCl लिख दिया और काम हो गया, ये तरीका सही नहीं है, ठीक है। ऑर्थो वाला प्रोडक्ट अलग दिखाना, पैरा वाला अलग। अब अगला कंपाउंड देखो, अगला क्या है? ट्राइफ्लोरोमीथाइल बेंजीन। अब ट्राइफ्लोरोमीथाइल बेंजीन ये है, ट्राइफ्लोरोमीथाइल बेंजीन। ट्राइफ्लोरोमीथाइल बेंजीन इस कंपाउंड को कहते हैं, CF3 को, और वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? बेंजीन के साथ। ट्राइफ्लोरो 3 फ्लोरीन किसके साथ लगे? मिथाइल के साथ लगे, यानी कि एक कार्बन के साथ लगे, और फिर वो सब कुछ किसके साथ जुड़ा हुआ है? बेंजीन के साथ। अब इनका रिएक्शन हमने जब क्लोरीन से कराया है तो ये जो ट्राइफ्लोरोमीथाइल बेंजीन होता है ये मेटा डायरेक्टर होता है, तो ये क्लोरीन को कहाँ लगाएगा? मेटा पोजीशन में। ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से मिथाइल बेंजोएट है। अब मिथाइल बेंजोएट क्या होता है? बेंजोइक एसिड होता है COOH, अगर मैं आखिर के H को हटाकर उधर CH3 लगा दूं तो मिथाइल बेंजोएट। जी सर, तो ये ट्राइफ्लोरोमिथाइल जो ये अल्काइल ग्रुप का मेंबर नहीं है? बेटा ये मिथाइल का मतलब अल्काइल ही तो हुआ। तो सर फिर ये भी तो ऑर्थो पैरा होगा ना? अल्काइल ग्रुप्स कौन से वाले? जिसमें हाइड्रोजन लगा हो बेटा, ये फ्लोरीन लगे हुए हैं। इट इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा रिंग में से। जो मैं अल्काइल ग्रुप की बात कर रहा हूँ वो हाइड्रोजन वाले अल्काइल ग्रुप की बात कर रहा हूँ।
यानी CH3, C2H5, C3H7, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी जो एग्जांपल दी थी आपको सारी, वो इन्हीं अल्काइल ग्रुप्स की दी थी। सर अजान हो रही है। सर अजान हो रही है। उनमें मजीद एडिटिव प्रोडक्ट्स की एग्जांपल नहीं दी थी मैंने। इज दिस क्लियर? डिफरेंस समझ रहे हो? यस सर। ओके, तो फिर नमाज तो पढ़ोगे ना सब? जी सर जी बिल्कुल। सर पढ़ेंगे। शाबाश। मुझे पता ही है 9 में से कौन कौन नमाज पढ़ता है, कौन कौन नहीं। वैसे सर मैं भी मैं तो पढ़ती हूँ। पढ़ती हूँ। सर आप देंगे ना नमाज का ब्रेक अभी? बेटा अभी मैं क्लास खत्म करने के बाद ब्रेक ही ब्रेक दूंगा। अच्छा, तो गुजारिश आई है कि भाई ये रिएक्शन क्लियर नहीं हो रहे। देखो ये एक इनडायरेक्ट प्रॉब्लम है, सही है। ये बेसिकली जो अभी तक आपने चीज़ें पढ़ी है ना, मैं बार बार आप लोगों से क्लास में कहता रहा हूँ कि क्वेश्चन स्ट्रेट अवे बिल्कुल सीधे सीधे नहीं आते, बल्कि इनडायरेक्ट वे में घुमा फिरा के आपसे पूछा जाता है। तो ये भी कुछ उसी तरह की एग्जाम्पल है कि सवाल सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि सवाल आपसे क्या कह रहा है। सवाल आपसे ये कह रहा है कि इन कंपाउंड्स का, जिनका नाम अभी दिया जाएगा नीचे, इन कंपाउंड्स का रिएक्शन अगर क्लोरीन के साथ करवाया जाए तो रिएक्शन करवाने पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, आप ये बता दें। सवाल आपसे सिर्फ ये कह रहा है। अब हमें जब इन कंपाउंड्स के नाम सामने नजर आए, एक तो नजर आया इथाइल बेंजीन, यानी बेंजीन के ऊपर पहले से इथाइल लगा हुआ है। अब इससे मैं एक चीज समझा कि मोनो सब्स्टिट्यूट तो ये हो चुका, यानी बेंजीन के ऊपर हुक्म किसका चलेगा, इथाइल का चलेगा। अब अगर मैं क्लोरीन बेंजीन पर ऐड करना चाहूंगा तो क्लोरीन अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं लग सकता, बल्कि उसको उस जगह लगना पड़ेगा जहां पे इसको इथाइल बोलेगा। अब जितने भी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं हाइड्रोजन वाले, वो सारे के सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो आने वाले क्लोरीन को वो कहाँ ऐड करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। जो रिएक्शन आप देख रहे हो ये कहाँ ऐड होगा, ऑर्थो और पैरा पर, यानी क्लोरीन ऐड होगा। ये अलग अलग नहीं है, इसको ऐसे समझ लो कि ये एक वक्त में एक रिएक्शन हो रहा है। इसको मैं लिख देता हूँ, अगर कंफ्यूजन हो रही है समझने में तो इसको ऐसे समझ लो कि देखो अगर ये इथाइल है, फॉर एग्जांपल इथाइल बेंजीन C2H5, इसका एक वक्त में एक क्लोरीन एटम से रिएक्शन हुआ तो ये बन गया ऑर्थो वाला क्लोरीन। अब वहां पर एक मॉलिक्यूल तो नहीं होगा ना, लाखों क्लोरीन के भी मॉलिक्यूल होंगे, इथाइल बेंजीन के भी होंगे। दूसरा इथाइल बेंजीन में से कोई एक पैरा पे कोई एक जो है वो पैरा पे जुड़ गया, जिसमें क्लोरीन बजाय ऑर्थो पे जुड़ने के पैरा पे जुड़ गया। ये आ गया C2H5 Cl, ये आ गई पैरा पोजीशन पर क्लोरीन जुड़ गया। तो ये वाली हम बात कह रहे हैं। अब इसी तरीके से ट्राइफ्लोरोमिथाइल बेंजीन जो है वो मेटा डायरेक्टर है। अल्काइल ग्रुप्स जितने भी होते हैं हाइड्रोजन वाले वो ऑर्थो पैरा है, उन्होंने क्लोरीन को ऑर्थो पे डाला। ट्राइफ्लोरोमिथाइल बेंजीन जो है CF3, ये मेटा डायरेक्टर है। इसने उठाकर क्लोरीन को कहाँ भेज दिया,
मेटा पे भेज दिया। इसी तरीके से मिथाइल बेंजोएट है। अब अगर मिथाइल बेंजोएट की बात करें तो बेंजोइक एसिड होता है COOH वाला। अगर उस H को आखिर वाले H को हटाकर CH3 लगा दूं तो मिथाइल बेंजोएट। अगर इथाइल बेंजोएट कहेंगे तो आखिर वाले H को हटा के C2H5 लगा दो। इथाइल बेंजोएट की जगह प्रोपाइल बेंजोएट कहेंगे तो आखिर वाले H को हटाकर C3H7 लगा दो। तो मिथाइल बेंजोएट हो, प्रोपाइल बेंजोएट हो, इथाइल बेंजोएट हो, कोई सा भी बेंजोएट हो वो मेटा डायरेक्टिंग ही होता है। तो ये क्लोरीन को कहाँ ऐड करेगा? मेटा पे ऐड करेगा। ये है सवाल। क्या क्लियर हो गया? बेटा ये सबको क्लियर है? यस सर। जी सर, बहुत अच्छे से। ओके। स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजीन, हाउ वुड यू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड्स? ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बेंजीन से शुरू करो, ठीक है? बेंजीन से शुरू करो और इन कंपाउंड्स को बनाओ। बेंजीन से शुरू करके इन कंपाउंड्स को प्रिपेयर करो। सबसे पहले मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड है। अब देखो सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें शुरू करना है बेंजीन से और बनाना है इन कंपाउंड्स को जिनके नाम नीचे दिए जा रहे हैं, मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड। यानी कि बेंजोइक एसिड में क्लोरीन लगा होगा कहां पर? सर ये बात रिपीट करिएगा। सवाल कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजीन हाउ वुड यू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। बेंजीन से शुरू करें और इन कंपाउंड्स को जिनके नाम आपको नीचे दिए जा रहे हैं इन कंपाउंड्स को प्रिपेयर करें, लेकिन स्टार्टिंग रिएजेंट आपका बेंजीन होना चाहिए। अब पहला पार्ट है हमारे पास मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड। हम जानते हैं कि ये जो कंपाउंड है COOH वाला बेंजीन रिंग के साथ, इसको कहते हैं बेंजोइक एसिड। और कह रहे हैं मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड, यानी अगर इस कंपाउंड के साथ मेटा पोजीशन पर क्लोरीन लग जाए तो ये मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड कहलाता है। तो अब हमें कैसे बनाना है, स्टेप्स देखिएगा। 3 स्टेप्स में ये रिएक्शन होगा। सबसे पहले स्टेप में हम बेंजीन की करेंगे अल्काइलेशन। बेंजीन को क्या बनाएंगे? टॉलीन बनाएंगे, क्योंकि हमें सवाल में पाबंद किया गया है कि बेंजीन से शुरू करना। हमें सवाल में पाबंद किया हुआ है, तो बेंजीन से शुरू किया। CH3Cl फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन की मदद से इसे बनाया टॉलीन। फिर टॉलीन की जब हमने कराई ऑक्सीडेशन, कैसे कराई? KMnO4 की मौजूदगी में। टॉलीन की जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये COOH बनेगा। सर COOH डायरेक्ट नहीं बना सकते ये बेंजोइक एसिड? नहीं बना सकते। आप पहले टॉलीन बनाएंगे और टॉलीन को ऑक्सीडाइज करके ये बना सकते हैं, वरना नहीं बना सकते, याद रखना। तो अब हमने क्या बना लिया? हमने बेंजीन से शुरू किया, पहले बनाया टॉलीन, फिर टॉलीन को ऑक्सीडाइज करके हमने बनाया बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड का रिएक्शन हमने कराया क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। क्यों? क्योंकि हमसे कह रहे हैं मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड बनाओ। जब बेंजोइक एसिड बन गया तो अब हमें क्या करना है? अब हमें क्लोरीन लगाना है। कहां पे लगाना है? मेटा पोजीशन पे लगाना है। तो मेटा कौन सी पोजीशन है भाई? ये रही मेटा पोजीशन। और बेंजोइक एसिड होता भी मेटा डायरेक्टर है, तो हमने इसे मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड ऐसे बनाया। क्या ये समझ में आया? यस सर। ओके। दूसरा है एसिटोफिनोल। ये तो बहुत ही आसान है। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन का जो असाइलेशन वाला पार्ट मैंने करवाया था वो एसिटोफिनोल का ही था। उसको जाके देख लेना, समझ में आ जाएगा। मैं इसको नहीं समझा रहा। मैं आ रहा हूं अगला, मेटा नाइट्रोटोलीन। मेटा पे चाहिए नाइट्रो ग्रुप, यानी NO2 ग्रुप चाहिए। कहां पर? मेटा पोजीशन पर। और क्या होना चाहिए? टॉलीन होना चाहिए। ठीक है, टॉलीन होना चाहिए और मेटा पे चाहिए नाइट्रो। एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि बेंजीन पर अगर अल्काइल ग्रुप लगता है तो अल्काइल ग्रुप तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, मेटा डायरेक्टिंग तो नहीं होता। यानी अगर मैं बेंजीन को पहले टॉलीन बनाता हूं तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बन जाएगा। फिर जब मैं नाइट्रिक एसिड का NO2 ग्रुप उस पर लगाने की कोशिश करूंगा तो वो मेटा पर तो नहीं लगेगा, वो तो ऑर्थो और पैरा पे लगने लगेगा।
तो फिर क्या किया जाए, देखते हैं जुगाड़ क्या है। बेंजीन का रिएक्शन करवाया हमने CH3Cl से, और बेंजीन का रिएक्शन हमने CH3Cl से इसलिए करवाया कि ये बन जाए हमारे पास क्या, टॉलीन, TOULENE, टॉलीन बन जाए। ठीक है, बन गया टॉलीन। लेकिन सर अभी तो आप कह रहे थे कि टॉलीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, नाइट्रो ग्रुप तो मेटा पे ऐड नहीं हो सकेगा। हाँ मैं कह रहा था और मैं मान भी रहा। अब देखो, अगर मैं टॉलीन की ऑक्सीडेशन कराऊं तो ये क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। भाई बेंजोइक एसिड तो मेटा डायरेक्टिंग होता है ना, अभी ऊपर पढ़ के आए, बेंजोइक एसिड तो मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो बेंजोइक एसिड की हमने कराई नाइट्रेशन, यानी NO2 ग्रुप ऐड किया बेंजोइक एसिड में, ये लो आ गया मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड आ गया। लेकिन सर हमें मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड नहीं चाहिए जी। सर यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन कराएंगे ना हम? बेटा वही कराइए सेकंड स्टेप में। जी ठीक है सर। मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड तो बन गया सर, लेकिन मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड नहीं चाहिए, मेटा नाइट्रो टॉलीन चाहिए। भाई एक बात सुनो, जब टॉलीन की ऑक्सीडेशन करके बेंजोइक एसिड बना सकते हो तो उल्टा चलो, यानी बेंजोइक एसिड की रिडक्शन करके टॉलीन बना लो। ये देखो सबसे ऊपर यही तो लिखा है कि अगर टॉलीन की ऑक्सीडेशन कराओगे तो बेंजोइक एसिड बनेगा, और अगर बेंजोइक एसिड की रिडक्शन कराओगे तो टॉलीन बनेगा। कैसे हो रहा है वो लिख दिया पूरा। तो जब आपने मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बना लिया तो इस मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड की सिंपली कुछ नहीं करो, सिर्फ रिडक्शन कर दो। रिडक्शन करने के बाद ये मेटा नाइट्रो टॉलीन बन जाएगा, यानी COOH बदल जाएगा किसमें, CH3। सिंपल हो गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है इसी कंपाउंड को बनाने का, वो ये है, जरा देखो, ये जरा ज्यादा आसान है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यार इस वाले तरीके को फॉलो करो, क्योंकि ये तरीका अगर किसी के समझ में आ रहा है और कोई इस तरीके को कर सकता है तो इसका ये मतलब हुआ कि उसका ये जो ओरिएंटेशन इन बेंजीन वाला टॉपिक है ना, बड़ा जबरदस्त, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये जो सवाल है ना, ये ओरिएंटेशन इन बेंजीन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, दोनों सवाल की एप्लीकेशन। देखो हम बेंजीन की डायरेक्ट कराए नाइट्रेशन, तो इससे क्या हुआ, बेंजीन के ऊपर ग्रुप ऐड हो गया NO2। अब NO2 ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होता है, ये हमें पता है। NO2 ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होता है, ये हमें पता है। अब हमने इस नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन कराया CH3Cl से, फ्रिडल क्राफ्ट। चूंकि NO2 मेटा डायरेक्टिंग होता है तो ये आने वाले CH3 ग्रुप को कहां लगाएगा, मेटा पोजीशन पर। बन गया मेटा नाइट्रोटॉलीन। आप बोलो सर ये मेटा नाइट्रोटॉलीन थोड़ी है, ये तो मेटा मिथाइल नाइट्रोबेंजीन बना, क्योंकि मेटा पोजीशन पे तो CH3 है। बेटा ये तो आपके देखने का नजरिया है ना, आप इसे टॉप से अगर लोगे तो ये तो मेटा पे CH3 आ रहा है, NO2 को अगर आप टॉप पे रखो। अगर आप उल्टा करो, आप CH3 को टॉप ले लो, तो ये हो गए दोनों ऑर्थो पोजीशंस, ये दोनों पोजीशंस मेटा हो गए। तो अगर आपका टॉप नंबर 1 ये है CH3, तो नंबर 2 नंबर 3 क्या बन जाएगा, NO2। नंबर 3 और 5 पोजीशन ही तो मेटा पोजीशन है, तो मेटा नाइट्रोटॉलीन ऐसे भी बन सकता है। लेकिन मैं कहता हूं कि ये स्टेप समझ में अगर बच्चों को आ जाए तो इसका मतलब आपको पूरा समझ में आ गया है। फिर और देख लो, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनाना है। अजीब अजीब पागल वाली हरकतें सवाल दे रहा हूं मैं भी। बेंजोइक एसिड जो कि मेटा डायरेक्टर है उसके साथ पैरा पे लगाने बोल रहा हूं, और टॉलीन जो कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है उसमें बोल रहा हूं मेटा पे लगा के दो। भाई यही तो फनकारी है, यही तो सारा हरकत है कि सीधे सीधे काम नहीं कराएंगे, उल्टे सीधे काम कराएंगे। पेपर मुश्किल सेकंड ईयर का है इसीलिए। अब जरा देखो हमें क्या करना है, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनाना है। मेरे फरिश्तों को भी पता है बेंजोइक एसिड पैरा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं होता। सर तो ये तो जुल्म हुआ ना फिर हम पे। यही तो जुल्म कर रहे हैं आप पर, एक नन्ही सी जान पर, कब्र में उतारेंगे। नन्ही सी जान तो पिता कहीं से भी नहीं है। फिर कौन सी जान लग रही है तुम्हें? अभी ये डिस्कशन हम थोड़ी देर बाद में करते हैं, बिकॉज आई जस्ट हैव ओनली 20 मिनट्स और मैं चाह रहा हूँ कि सर मैं इनको 5 बजे चुप तक कराएं। पढ़ाऊं। ठीक है, अच्छा अब देखो बेंजीन आ गया। अब बेंजीन का रिएक्शन मैंने कराया CH3Cl के साथ। ठीक है, इस रिएक्शन से क्या बना, इस रिएक्शन से बन गया टॉलीन। गिरा, ये ऊपर चला गया CH3, थोड़ा सा खिसक के इसको ऊपर देख लेना। ठीक है, फिर क्या बन गया टॉलीन। अब हमें पता है कि टॉलीन तो होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग।
अब हमने टॉलीन का रिएक्शन करवाया नाइट्रिक एसिड से NO2 बनाने के लिए। अब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो प्रोडक्ट भी 2 बनने चाहिए, ऑर्थो वाला भी बनेगा, पैरा वाला भी बनेगा, और मैंने बताया कि दोनों को अलग अलग लिखना। अभी फिलहाल मेरे काम का कंपाउंड क्या है, ऑर्थो वाला या पैरा वाला? मुझे पैरा वाला चाहिए, समझ रहे हो? मुझे पैरा वाला चाहिए, ऑर्थो वाला मेरे लिए बेकार है। तो मैंने पैरा नाइट्रोटोलीन लिया, इसकी ऑक्सीडेशन करा दी, तो ऑक्सीडेशन से CH3 बदल गया COOH में, बन गया पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। सर ये पिछले वाला पॉइंट रिपीट करें। मैंने टोलीन की नाइट्रेशन कराई, ऑर्थोपैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बन गया, ऑर्थोपैरा नाइट्रोटोलीन बन गया। ऑर्थो अलग लिखा, पैरा अलग लिखा। क्योंकि सवाल में मेरी रिक्वायरमेंट पैरा नाइट्रो बनाने की है, तो अब अगले स्टेप में मुझे सिर्फ पैरा की जरूरत है, ऑर्थो की जरूरत नहीं। ऑर्थो बेकार है मेरे लिए, लेकिन सेकंड स्टेप में लिखना दोनों का जरूरी है। पैरा नाइट्रोटोलीन लिया, उसकी ऑक्सीडेशन कराई, फिर बन गया COOH, मतलब CH3 कन्वर्ट हो गया COOH में, NO2 पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आ गया पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। बोलो समझ में आई बात? सर जब पेपर में आएगा तो ये सारे स्टेप पढ़ने होंगे? जी बेटा, ये क्वेश्चन पेपर से, पास पेपर से ही लिया गया है। आंखें खोल के जरा पास पेपर्स को देखने की जहमत कीजिए। बार बार पास पेपर्स देखने के लिए क्या ही इसीलिए रहा हूँ बेटा कि प्लीज पास पेपर्स देख लीजिए। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इक्वेशन जितने, मतलब इनकी प्रिपरेशन जितनी आ सकती है, आपने जो मिड का पेपर बनाया है, आपने थ्योरी दी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन में, सिर्फ इक्वेशंस भी हैं। बेटा मुझे एक बात बताओ कि तुमने जितना अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, इसमें तुमने थ्योरी पढ़ी कितनी है? सर वही तो इतने अजीब से इक्वेशन है, मतलब यहाँ पे सीधा सीधा वो देने की लंबी करने की क्या जरूरत है यहाँ पे? अब ये तो अगली बार जब करिकुलम बनने लगेगा, तुम सेकेंड ईयर करने के बाद अच्छे से जो है वो बीएड वगैरह करो, और जब नेक्स्ट टाइम करिकुलम बनने लगेगा तो तुम ये चेंज जरूर लेकर आना, ताकि जो बच्चे बाद में आएंगे वो तुम्हें दोनों हाथ उठा के दुआ देंगे। ठीक है सर? जी सर पास पेपर्स में जो इक्वेशन दी हुई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में दी हुई हैं। आपने बोला था कि आप सिखाएंगे कि कैसे गैस करना है, कि कॉम्पैक्ट फॉर्म को कैसे हम एक्सपेंड करके लिखेंगे, आपने बताया। IUPAC नेमिंग में, जी IUPAC नेमिंग में, जी सर। IUPAC नेमिंग में हाँ ठीक है। मैं इसके लिए अलग से, बेटा किसी का माइक चल रहा है, प्लीज माइक बंद करें। मैं इसके लिए अलग से कोई क्लास नहीं लूंगा, और अभी भी मैं कंप्लीट नहीं कर सकता 15 मिनट में इस पूरी बात को। मैं 5-10 मिनट का एक लेक्चर आप लोगों को, क्योंकि काफ़ी होगा, अगर IUPAC नेमिंग की आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी है तो आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं एक 5-10 मिनट का लेक्चर जो है वो बनाकर अपलोड कर दूंगा GCR पर, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, इतना प्रॉब्लम नहीं है वो। ठीक है, बट यू हैव टू रिमाइंड मी, मैं ये काम कल नहीं कर सकता, आई विल डू इट आफ्टर वेंसडे। तो मुझे वेंसडे के बाद कोई रिमाइंड कराएगा तो आई विल डू इट डेफिनेटली। ठीक है, अच्छा जी, अब ये अगला सवाल है मेरे पास, मेटा नाइट्रोबेंजीन, मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो नाइट्रो भी चाहिए और क्लोरो भी चाहिए। ठीक है भाई, कहाँ पे चाहिए नाइट्रो? मेटा पे चाहिए। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने बेंजीन लिया और बेंजीन की नाइट्रेशन कराई, जिससे NO2 लग गया। अब हम जानते हैं कि NO2 यानी कि NO2 इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो अगर मैं इस कंपाउंड की क्लोरीनेशन करवाता हूँ तो क्लोरीन जो आने वाला होगा वो कहाँ लगेगा? वो ऑब्वियसली लगेगा मेटा पोजीशन के ऊपर। तो ये आ गया मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। आप बोलोगे सर मेटा पे नाइट्रो लगने कह रहा है, तो भाई आप बजाय इसको नंबर 1 मानने के क्लोरीन को नंबर 1 मान लो, तो ये मेटा नाइट्रो ही होगा ना। फिर तो 1 2 3 हम ऐसा कर सकते हैं, ये हमें अलाउ है। अगर 2 अलग अलग ग्रुप रिंग के ऊपर हो और हम आइडेंटिटी रिंग की जो है वो किसी एक ग्रुप से हमें बतानी होती है, तो हम अपनी मर्जी से भी ये काम कर सकते हैं। कुछ ग्रुप्स में ऐसा है, तो मैंने ऊपर भी एक केस आपको बताया था, यहाँ पर भी ऐसा कर सकते हैं और यहाँ पर भी ऐसा कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। अब पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन जो है वो थोड़ा सा लंबा है। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले बेंजीन की क्लोरीनेशन कराई। अब क्लोरीन जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, मुझे पता है,
फिर इस क्लोरोबेंजीन की मैंने जब नाइट्रेशन कराई तो नाइट्रेशन कराने पर NO2 ऑर्थो प्रोडक्ट पे भी ऐड हुआ, ऑर्थोबेंजीन पे भी ऐड हुआ, पैराबेंजीन पे भी ऐड हुआ। ठीक है, अब इसमें से जो मेरा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो कौन सा है? पैरा नाइट्रो। ये जो पैरा नाइट्रो है ये मेरा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है जो मुझे यहाँ चाहिए था। ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मेरा रिक्वायर्ड नहीं है। और इसके बाद वाले मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये दो आप लोगों ने खुद समझना है, मैं किसी को भी नहीं समझाऊंगा कैसे करना है, क्या करना है, ये आपको खुद समझना है। मैंने सारे पार्ट्स करवा दिए, 6 पार्ट्स एक्सप्लेन किए हैं, आखिरी का 7वां और 8वां पार्ट मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, ये आप खुद करेंगे। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन? इन रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? नाइट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड अगर कराया जाए तो हमें पता है बेंजोइक एसिड जो है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो इसके अंदर मेटा प्रोडक्ट जो है वो मेजर होगा। एनिलिन किसे कहते हैं? NH2 अगर लगा हो तो इसे एनिलिन कहा जाता है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, इसमें भी ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स बनेंगे। सल्फोनेशन ऑफ फिनोल OH भी ऑर्थो पैरा होता है, ये एक जो है वो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स बनेंगे। इसमें मेजर प्रोडक्ट्स बस आपको ये बताना है, जैसे ये वाला सवाल था अभी हमने ऊपर एक किया है, ये वाला, ये बिल्कुल उसी तरह का सवाल है, बस यहाँ पर फिक्स ये था कि सब इन तीनों कंपाउंड्स का रिएक्शन क्लोरीन से हुआ था। आखिरी वाले में कोई चीज फिक्स नहीं है। इसमें कहा है कि भाई बेंजोइक एसिड की नाइट्रेशन कराओ, एनिलिन की क्लोरीनेशन कराओ, फिनोल की सल्फोनेशन कराओ और टोलिन की एसाइलेशन कराओ, तो क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे? अब आपको ये पता होना चाहिए कि बेंजोइक एसिड कौन सा डायरेक्टर है, एनिलिन कौन सा डायरेक्टर है, फिनोल कौन सा डायरेक्टर है और टोलिन कौन सा डायरेक्टर है, तो काम हो गया। फिर आप बस रिएक्टेंट को ऐड करोगे और उस जगह पे प्रोडक्ट बनाकर दिखा दोगे। तो ये सवाल भी इतना मुश्किल नहीं है अगर समझ में आ रहा हो। इट विल टेक टाइम, लेकिन ये मेरी आपसे गारंटी है, जितने भी लोग अभी बैठे हुए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कोस रहे हैं और इक्वेशंस की वजह से उसे मुश्किल बोल रहे हैं, ये मेरी आपसे गारंटी है कि आप लोग अगर इसको तमीज से पढ़ो तो साल के आखिर में आप ऑर्गेनिक के इक्वेशन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे और उन्हें इजी कहोगे, इनऑर्गेनिक के इक्वेशंस को आप मुश्किल भी कहोगे और आप उसको अटेम्प्ट भी नहीं करोगे, चॉइस पे छोड़ोगे। ऑर्गेनिक आपको साल के आखिर में इजी लगने लगेगा और इनऑर्गेनिक मुश्किल लगने लगेगा। अगर आप लोग चीजों को समझकर कॉन्सेप्चुअली अप्लाई करने की कोशिश करोगे। जो लोग रट्टा लगाने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए जिंदगी भर ये अजियत रहेगा और जिंदगी भर रहना है जब तक आप लोग पढ़ोगे। और मेरे ख्याल से आप लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आगे भी आप लोग को नीड पड़ेगी इन चीजों की। कोई सवाल? बेटा कोई सवाल? सो गए सब या चले गए सब? नहीं सर, कोई सवाल नहीं। तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट होता है। आपके मिड टर्म तक का कोर्स कंप्लीट हो गया है। मैंने आप लोगों के GCR पर देखो, GCR का मैं अभी एक चीज़ आप लोगों को समझा रहा हूँ कि देखो, ये क्लास वर्क में आओगे, यहाँ पे साइड में ऑल टॉपिक्स के साथ 2 फोल्डर्स बने हुए हैं, एक केमिस्ट्री असाइनमेंट का बना हुआ है, एक केमिस्ट्री मटेरियल का बना हुआ है। जो भी नोट्स वगैरह मैं पोस्ट करता हूँ वो इस केमिस्ट्री मटेरियल में पोस्ट करता हूँ। देखो, अब तक मौजूद तमाम तर चीज़ें, जितना भी कुछ आपको पढ़ाया गया है वो सब का सब यहाँ मौजूद है। नोट्स मौजूद हैं, PPTs मौजूद हैं, ये देखो पास पेपर्स भी मौजूद है, चैप्टर 3, चैप्टर 6 के नोट्स, चैप्टर 7 के टाइप नोट्स भी हैं, और हैंड रिटन जो मैंने PDF जो जिसका मैं जिक्र आप लोगों से बार बार करता रहता हूँ कि मैंने अपलोड की हुई है, इसे देखो, ये भी अपलोड किया हुआ है। और नॉमेनक्लेचर का असाइनमेंट दिया था आप लोगों को। अच्छा, अभी मैंने आज अपलोड किए हैं MCQs, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7। ये हिदायत यहाँ पे जरूर पढ़ लेना, और मैंने ग्रुप पे भी अपलोड किए। डू नॉट रिलाई अपॉन द आंसर कीज गिवन एज सम आंसर्स आर रॉन्ग देयर, तो सॉल्व द MCQs बाय योरसेल्फ। तो इन MCQs को आप लोग खुद सॉल्व करना, उन आंसर कीज पे रिलाई नहीं करना। किसी आंसर में कोई इशू हो तो मुझसे पूछ लेना। ये आप लोग की प्रैक्टिस के लिए भेजा है। मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि पहले MCQs की तैयारी नहीं करना, पहले चैप्टर्स की तैयारी करना। जब सारे चैप्टर्स की तैयारी आपकी हो जाए तो आप फिर MCQs को करने की कोशिश करना। बेहतर ये कि आप इनके प्रिंट आउट्स निकलवा लो, और प्रिंट आउट निकलवा कर जो है वो खुद टिक मार्क करो एज अ टेस्ट, वो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन पहले तैयारी करना चैप्टर की, जो आप क्वेश्चन वाली जो सब्जेक्टिव वाली तैयारी होती है ना, पहले वो करना। जब वो हो जाए फिर MCQ सॉल्व करना।
तो जो कॉन्सेप्ट चेक है वो भी आपका अच्छा हो जाएगा और आपका रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और आई थिंक सो आज के लिए ये सारी बातें इनफ रहेंगी। मजीद अगर किसी को कोई बात है तो पूछ लीजिए, वरना फिर छुट्टियां एंजॉय कीजिए, मतलब सॉरी पढ़ाई कीजिए। ओके चलें फिर, जाइए आराम कीजिए, आप लोग भी क्लास को लीव कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया बहुत बहुत सर। शुक्रिया तो तुम्हारा बताओ ना बेटा। हमें दुआओं में याद रखिएगा। कौन सी? अच्छे सर, हम तो अच्छे लोग हैं ना इसलिए। नहीं बेटा अच्छे तो नहीं है सर नेक दुआओं में। रुको मैं जरा